मित्तल और हम रिविजन कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जी हाँ, शानदार है, बिल्डिंग के छठ से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आसान भी है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है और इंपॉर्टेंट भी है। चलो है बिल्कुल। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक क्विक ओवरव्यू दे दूं, तीन मेजर हिस्से हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। पहला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ई नॉट वाला जो पोर्शन है जिसमें 10 क्वेश्चन आती है, दूसरा है इलेक्ट्रोलिसिस और तीसरा है कोल्बर्ट्स लॉ और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। तो सबसे पहले वोल्टेज का क्वेश्चन, ई नॉट से का क्वेश्चन, ठीक है। इसमें आप ध्यान करें, हमने कहा था कि कोई भी डिवाइस जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकती है वो है एक इलेक्ट्रिक सेल, और कोई भी ऐसी डिवाइस मतलब बाहर से करंट पास करे और उसमें करंट पास करने के कारण कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन हो जाए जो अपने आप संभव नहीं था, तो वो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। गैल्वेनिक और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल साथ-साथ कहलाते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। गैल्वेनिक सेल्स के लिए कहानी चलती है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स चलती है और पूरी कथा जैसे से पढ़ते हैं और इलेक्ट्रिसिटी पूरी होती है। शुरुआत कहां से करते हैं? शुरुआत आज का पहला क्वेश्चन आप देखिए, बहुत प्यारा है, ये थर्ड क्वेश्चन से है, किससे? जिसमें हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस से बात करते हैं। आइए देखते हैं। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। सेल कांस्टेंट, मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इन सबके अलग-अलग आपको यूनिट्स रखे हैं और चॉइस करने को कहा है। सेल कांस्टेंट, मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी तो ऑफ कोर्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के थर्ड पार्ट में कोल्बर्ट्स लॉ और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस आते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो ऐसी है कि वो पुरानी और परिचित चीजें आपने कनेक्ट की, मैंने क्यों भी शब्द देखा था, वो ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी, राइट? तो d का 2 तो सीधे-सीधे मैच ही हो जाएगा और d का 2 मैच होगा, ऑल्दो मैं आपको सारी डिफरेंस रिवाइज कर दूंगा, पर d का 2 अगर आप देखेंगे d2 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 खाली d2 के बेसिस पर आप देखें दो ऑप्शंस तो आपने सीधे-सीधे एलिमिनेट कर लिया। ओ माय गॉड! फिर ये सब सेल कांस्टेंट, मोलर कंडक्टिविटी, फटाफट इसका 2 मिनट में थ्योरी के साथ मुझे आपको पता बताएगा। आइए बताइए मेरे साथ और देखिए क्या है। यूनिट्स ऑफ कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिक सेल पैरामीटर्स क्या है, लेट्स करते हैं। सबसे पहली बात हम कहते हैं कि अगर आपके पास कोई एक सेल है, एक ऐसा सेल, ध्यान रखिएगा, फिजिक्स में रेजिस्टेंस की बात करते हैं, हम कहते हैं वो सॉल्यूशन है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, क्योंकि हम केमिस्ट्री लाएंगे उसमें, है ना? तो मान लो उस सॉल्यूशन को हमने एक ऐसे सेल में भरा, एक डब्बे में भरा और उस डब्बे में दो पैरेलल प्लेट्स लगी हुई है ऐसी, यहाँ पर देखिए जिसमें पूरी तरह से शेड कर रहा हूँ, दो पैरेलल प्लेट्स लगी हुई है ऐसी जो मेटल, और अगर मैं उनको यहाँ पर कंडक्ट करता हूँ किसी बैटरी से, एक पोटेंशियल डिफरेंस करता हूँ इनको, तो आप देखेंगे क्या उस सॉल्यूशन में से करंट बहेगा? जवाब मिलता है हाँ बहेगा, और ये एक कंडक्टोमेट्रिक सेल बन जाता है। अच्छा, अच्छी बात है। तो रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ सेल इज प्रोपोर्शनल टू L by A। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, या R इज आप कहते हैं कि एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हुआ करती है, याद है आपको? R इज रो L by A। तो ये L by A जो है ना, ये कहलाता है सेल कांस्टेंट। अच्छा, और आप देखेंगे, और आप चाहे तो कह सकते हैं 1 by rho is 1 by R L by A, ठीक है? 1 by rho को कहते हैं कप्पा, कप्पा इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस। जैसे रो की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कप्पा बन जाती है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। R 1 by R कहते हैं, G कहते हैं S into L by A सेल कांस्टेंट है। G या S क्या है? ये है 1 upon रेजिस्टेंस व्हिच इज कंडक्टेंस। इसकी यूनिट क्या है? ओम की पावर -1, जिसको तो हम लोग उल्टा लिखते हैं, या ओम का उल्टा मो लिख देते हैं, या साइमन लिख देते हैं। तो ओम उल्टा ओम ऐसा करके, या पर ओम जो भी है मो या साइमन, ये सारी चीजें जो है एक ही चीज है और जो है कंडक्टेंस। अच्छी बात है। तो फॉर्मूला क्या जाएगा? कप्पा इज G L by A। ये कप्पा की यूनिट्स क्या है? G या कंडक्टेंस की यूनिट्स दो गई, ओम की पावर -1, L है मीटर या सेंटीमीटर बाय मीटर स्क्वायर, दिस इज पर ओम पर मीटर। तो कप्पा की यूनिट्स हो जाएंगी पर ओम पर मीटर, इस तरीके से। अब आप इसको देखिए, सेल कांस्टेंट यूनिट्स क्या है? L by A यूनिट्स है पर मीटर, तो ऑब्वियसली वो A मैच हो जाएगा सी से। कंडक्टिविटी इज पर, जिसको कहते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी एक और नाम है, दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। एक ही बात है, ये हो जाएगी पर ओम पर मीटर, इस तरीके से। अरे वाह, तो क्या हो जाएगा? A की मैचिंग आएगी 3 से, C की मैचिंग आ जाएगी 4 से, और D तो पहली मैच है 2 से। तो B देखिए क्या बचा? B मैच ऑटोमेटिकली 1 से कर जाएगा, और वो डेफिनेशन मैंने आपको रिवाइज नहीं करी, अभी कर देता हूं, उससे आपको बिल्कुल फील आ जाएगी। 2 मिनट चलेंगे। और ये आ गया आंसर A3B1 वगैरह, A3B1 A3B1 C4, D इज द आंसर। यस, डी इज द आंसर। क्वेश्चन हो गया। मोलर कंडक्टेंस डेफिनेशन रिवाइज करना बच गया, मैं आपको रिवाइज करता हूं। देखिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस की, ठीक है? एक होती है मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी, एक ही बात है। ये हम कहते हैं कि अगर 1 मोल सोल्यूट प्रेजेंट हो पैरेलल प्लेट्स के बीच में, अगर 1 मोल सोल्यूट प्रेजेंट हो पैरेलल प्लेट्स के बीच में, व्हिच आर सेपरेटेड बाय अ यूनिट डिस्टेंस, तो अगर ऐसा यूनिट है तो डिस्टेंस 1 मीटर हो जाएगा, अगर सीजीएस यूनिट है तो डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन अगर पैरेलल प्लेट्स यूनिट डिस्टेंस के द्वारा सेपरेटेड है, तो तुम इतना सॉल्यूशन लीजिए उसमें कि 1 मोल सोल्यूट आ जाए। अगर 1 मोल सोल्यूट आ जाता है तो जो इसकी कंडक्टेंस होगी वो क्या रहती है? मोलर कंडक्टेंस। ओह, ऐसा था। ये कैसे देखेंगे भाई? ये ऐसे देखते हैं, ये देखिए सब कैसे देखते हैं, पहली चीज इसमें हम कहते हैं कि मान लो कंसंट्रेशन है, मान लो कंसंट्रेशन है C मोल्स पर लीटर, मान लीजिए कंसंट्रेशन है C मोल्स पर लीटर। तो 1 लीटर में C मोल्स है, अगर 1 लीटर में C मोल्स है तो 1 by C लीटर में होंगे 1 मोल। फिर देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया 1 by C, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया 1 by C लीटर। अब आप यूनिट्स चेक करिए, अगर यूनिट्स जो है वो SI यूनिट्स, एक शब्द में SI यूनिट्स लेके चलते हैं, यूनिट्स SI यूनिट्स है तो 1 by C लीटर व्हिच इज इक्वल टू 1 by C into 10 to minus 3 मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम। एंड वॉल्यूम इज आल्सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू डिस्टेंस, और जो डिस्टेंस है ये हमने 1 मीटर लिया है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना आ जाएगा? 1 by C into 10 to minus 3 मीटर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ जाएगा 10 to minus 3 upon C मीटर। फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, क्या कप्पा है जो है कंडक्टेंस बराबर हो जाएगी किसके? मोलर कंडक्टेंस के। G जो है वो मोलर कंडक्टेंस लैम्डा नॉट बराबर हो जाएगी, मोलर कंडक्टेंस का सिंबल होता है लैम्डा नॉट, लैम्डा नॉट L by A। L कितना है? 1 मीटर, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 1 by C into 10 to minus 3 मीटर स्क्वायर। ऐसा। अच्छा, ये क्या है? ऐसे क्या है? मैंने बकायदा डेरिवेशन तक दोबारा करके आपको दिखा दिया है। कम ऑन, तो देयरफॉर आ जाएगा फॉर्मूला लैम्डा नॉट इज कप्पा अपॉन C नॉट, या कप्पा अपॉन C into 10 to minus कप्पा अपॉन C into 10 to minus 3, where कप्पा is the specific conductance, C is molarity of solution। और बस जिस तरह से हमने ये मोलर कंडक्टिविटी डिफाइन करी है, लैम्डा नॉट या लैम्डा M भी कहते हैं कभी लोग इसे, लैम्डा M ऐसे लैम्डा E होता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, which is कप्पा अपॉन N, where N is नॉर्मल। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कहते हैं इसको, और ये SI यूनिट्स है, ये SI यूनिट्स डिफाइन।
और कितनी हो जाएगी, क्या हो जाएगा ये आप देखिए, इसकी यूनिट्स निकाल, 20 साल यूनिट से शुरू हुआ था, तो कपा कितना है, कपा इज पर ओम पर मीटर, और सी कितना है, सी है मोल्स पर मीटर क्यूब, और 10 माइनस 3 तो है जैसे उसकी कीमत नहीं दी, तो हो जाएगा पर ओम मीटर स्क्वायर पर मोल। ये यूनिट्स हो जाएंगी मोलर कंडक्टेंस की, पर ओम मीटर स्क्वायर पर मोल। आगे देखिए यहाँ पे देखिए, पर ओम साइमन मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, पर ओम को साइमन भी कहते हैं, यूनिट्स सीरीज कर लेंगे तो मीटर सेंटीमीटर हो जाएगा पर मोल। ठीक है, तो बच्चों ये फॉर्मूले आपको भूल देंगे, कौन से, एक ये कपा वाला, एक ये वाला जो मिल रहा है, पूरा सब कुछ शुरुआत से करके दिखा दिया भाई, ये दो फॉर्मूले। इसी का एक वेरिएशन और है, अगर ऐसा यूनिट्स की बजाय आप सीजीएस यूनिट करोगे, यूनिट सेंटीमीटर में करोगे, तो ये 10 -3 की बजाय 10 + 3 हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, नोट कर लो, आपको मैं पहले क्लास में डायरेक्ट दिखाया था, आई एम नॉट रिपीटिंग रिविजन, बट प्लीज प्लीज आप समझिए। अरे भाई तो सब बोल दिया तुमने दोबारा, हां ये सब बोल दिया दोबारा, ताकि जिंदगी फिर मिलेगी दोबारा, राइट? चलो अगला क्वेश्चन, रेजिस्टेंस ऑफ 0.2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज 50 ओम, तो कंसंट्रेशन है 0.2 मोलर और रेजिस्टेंस बोली है 50 ओम। The specific conductance kappa is 1.4 Simon per meter. The resistance of 0.5 molar solution. अब ये एक अलग solution आ रहा है, resistance of concentration ये C1 था, ये C2 है, 0.5 molar solution of same electrolyte is 280 ओम, ठीक है। तो molar conductance kappa of 0.5 molar solution of electrolyte, sorry, molar conductance of 0.5 molar solution of electrolyte in Simon meter square per mole SI units में lambda m पूछी है। कैसे पता लगाएंगे? lambda m कहते हैं, lambda m is kappa by C into 10 to the minus 3। यहाँ पे lambda m C2 का पूछा है, C2 निकाल देंगे, kappa 2 per C2। कपा 2 कैसे कहा, प्लीज नोट, सॉल्यूशन बदलेंगे तो कंसंट्रेशन बदलेंगे, एक्सक्यूज मी, अगर सॉल्यूशंस का कंसंट्रेशन बदलेंगे तो कपा जी बदल जाएंगे। अच्छा ऐसा है जी, हां ऐसा अच्छी बात है, खैर जो भी है, कपा 2 C2 × 10 - 3 ऐसे आ जाएगा, ठीक। C2 पता है, यहां 10 - 3 पता है, अगर कपा 2 निकल जाए तो कहां हो जाएगा, हां वो तो जाएगा, वो कहां से निकलेगा, वो कहां से निकलेगा, कैसे फार्मूला जस्ट हमने देखा था, क्या कपा और आर रिलेशन था, क्या था, हमने कहा था R बराबर रो * L/A, या R * कपा, तो 1/2 * कपा, दिस इज L/A, ठीक। तो L/A क्या है, ये है सेल कांस्टेंट, और आप ध्यान दो, सॉल्यूशन बदलेंगे, कप्पा बदल जाएगी, कंडक्टेंस बदल जाएगी, पर सेल कांस्टेंट नहीं बदलेगा, उसका नाम ही कांस्टेंट। तो देयरफॉर R1 कप्पा 1 बराबर R2 कप्पा 2। अच्छा सही है बॉस, हां जी, तो हमें कप्पा 2 निकालना है, R2 हमको दे रखा है 280 ओम, कप्पा 1 दे रखा है 1.4 ओम, नहीं क्षमा चाहता हूं, R2 280 ओम दे रखा है अपने को, हां, और R1 दे रखा है कितना, 50 ओम, क्षमा वाली 50 ओम इनटू साइमन पर मीटर, ये बिल्कुल ऐसा है, इनटू ओम, ठीक। देयरफॉर कप्पा 2 आ जाएगा, कैलकुलेट करिए, यहां से आ जाएगा ये 50 × 1.4 अपॉन 280। अच्छा ऐसा है जी, पॉइंट लगाइए 2 which is 0.25 Simon per meter, which is 0.25 Simon per meter. Is it over? Yes, it's over now. एक मिनट आउट सब्स्टिट्यूट करो, तो आ जाएगा कपा 2 0.25 अपॉन कंसंट्रेशन C कितना है, which is 0.5 × 10 to the minus 3। अच्छा ये तो आसान है, हाँ ये आ गया 0.5 × 10 to the minus 3, which is 5 × 10 to the minus 3। इतने पापड़ डलवाए, फॉर्मूले के जग लेंगे, कोई पापड़ शापड़ नहीं, पहले बता क्वेश्चन अच्छा था, आंसर सी ब्यूटीफुल, यस आंसर सी। कितने कॉन्सेप्ट, कौन से कॉन्सेप्ट है, एक पहली बात ये, कुछ बच्चे भूल कर सोचते हैं कप्पा कांस्टेंट है, कप्पा कांस्टेंट है, एक कप्पा दूसरी कप्पा नहीं, कप्पा पापा ना 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 कप्पा वो सब अलग है, सॉल्यूशन बदलोगे, कंसंट्रेशन बदलोगे, कप्पा बदल जाएगी, याद रखना। एसेंशियल कांस्टेंट कांस्टेंट है, उसमें यूज करते हैं, है ड्रीम क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल रिवीजन के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए राइट, हां ठीक है, चल रहा है, बहुत अच्छी बात है, इस बात को among the following the form of water with the lowest ionic conductance at 298 Kelvin is, सबसे कम ionic conductance किसकी होगी, समुद्री पानी की, जो आयन सबसे कम होगी डिस्टिल्ड वाटर, इसको कुछ नहीं है, सलाइन वाटर बहुत ज्यादा होगा, और समुद्र में कैसा होगा, वाटर फ्रॉम द डिस्टिल्ड वाटर, लोएस्ट ionic conductance होगी डिस्टिल्ड वाटर की, उसमें बिल्कुल आयंस निकलेंगे, राइट राइट, ये सब मैं डिफाइन कर चुका हूं, सब बता चुका हूं। अगला क्वेश्चन, if molar conductivity of calcium ions is 119 and that of chloride ions is 71, find the molar conductivity of calcium chloride। साफ साफ नहीं लिखा है, पर इनफाइनाइट कंडक्टेंस मान रहे हैं शायद कि लैम्डा नॉट ऑफ कैल्शियम आयंस जो है वो 119 है, लैम्डा नॉट ऑफ क्लोराइड आयंस जो है वो 71 है, और लैम्डा नॉट ऑफ CaCl2 इज लैम्डा नॉट ऑफ कैल्शियम आयंस प्लस 2 टाइम्स लैम्डा नॉट ऑफ क्लोराइड आयंस, 119 प्लस 2 into 71, 119 71 2 142, कितना हो जाएगा, 9 2 11 5 6 260, 20 the answer, indeed 20 the answer, and this brings us to the lovely Kohlrausch's law। Kohlrausch's law of limited conductance, अगर infinite conductance है तो overall conductance of a salt या of any substance is equal to sum of conductances of its cation plus conductance of its cation at infinite dimension। cation and दोनों को जोड़ दो तो overall मिल जाएगी आपको ionic conductance किसकी, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, भले वो स्ट्रांग हो या भले ही क्यों, क्योंकि infinite dimension आप मान लेते हैं 100% डिसोसिएशन है। यही नहीं, एक चीज बता दूं, अगर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होती तो उसमें तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट गिनाते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ओवरऑल बड़ा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ कैल्शियम आयन प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ क्लोराइड आयन, तो 2 से मल्टीप्लाई भी नहीं करना पड़ता, अगर इक्विवेलेंट होती तब, याद रखना। हो गया, हां हो गया, आगे बोलो, देखिए which of the following expressions correctly represents the equivalent conductance and infinite dilution of aluminum sulfate, given that lambda naught of aluminum and sulfate are equivalent conductances at 10 times respectively। आसान है, ऐसे क्वेश्चन रहते हैं, देखते हैं ना, और देखिए इक्विवेलेंट की बात करें, अभी बोला था इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं आते, एल्यूमीनियम प्लस सल्फेट और सीधे सीधे जोड़ दो, यस इज द आंसर, इंडीड इज द आंसर, एंड that's it, दैट इज द लवलीएस्ट पार्ट ऑफ हैविंग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ठीक है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ओवरऑल कितनी है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ कैटायन प्लस एनायन, कोई कोएफिशिएंट नहीं, मल्टीप्लाई डिवाइड इन दैट। The equivalent conductance of NaCl at concentration C at an infinite dilution are lambda C and lambda naught respectively। The direct relationship between Phalana and Tikana is given by, now NaCl क्या है, please note NaCl is a strong electrolyte, क्योंकि salt है, strong electrolyte, और strong electrolyte lambda is lambda naught minus B root C by Haskell-Onsager's equation। अच्छा, और यहाँ पे lambda को दे रखा है क्या, lambda C बराबर lambda infinity minus B root C, ऐसा होगा B सम कांस्टेंट, यहाँ पे कैपिटल B लगाना है minus B root C,
ए सही है, परफेक्ट, ए बिल्कुल सही है, प्यारा है और जानदार और मजे से भी है। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अगर कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो उसके लिए मोलर कंडक्टेंस एट एनी वैल्यू से डिस्क्लोज लैम्डा नॉट माइनस बी सी, इस तरीके से हम प्लॉट करके देख सकते हैं। अच्छा, which one of the following graphs between molar conductances या molar conductivity lambda m versus root c is correct? अब आप देखिए जस्ट जो पुराना क्वेश्चन था जिसमें हमने lambda m versus root c की बात करी थी, बिल्कुल जागरूक होकर हमारे पास आ गया है। और आप देखेंगे lambda m versus root c टिपिकल ग्राफ, इक्वेशन के लिए lambda m is lambda m naught minus b root c। तो आप देख सकते हैं नेगेटिव स्लोप है, इस तरह ग्राफ बनेगा किसका, सारे इलेक्ट्रोलाइट्स जो। तो NaCl और KCl दोनों का नेगेटिव स्लोप पर स्ट्रेट लाइन भी है। अब उसमें NaCl ऊपर होगा KCl ऊपर होगा, कौन किसको कैसे कहां काटेगा, काटने का मतलब हुआ कि किसी एक कंसंट्रेशन पर NaCl का कंडक्टेंस ज्यादा है और उसके बाद KCl की ज्यादा हो जाएगी, वाइस वर्सा। एक्चुअली सब होता है, हमेशा पाएंगे डाउन द ग्रुप अल्कली मेटल्स में डाउन द ग्रुप मोलर कंडक्टेंस बढ़ ही जाती है। अगर मोलर कंडक्टेंस बढ़ जाती है तो उसका मतलब क्लियर कट ये है कि सोडियम लिथियम से ज्यादा सोडियम से ज्यादा पोटेशियम, एक मिनट, सोडियम से ज्यादा ये सोडियम उससे ज्यादा पोटेशियम, हाँ ये सही, एंड दे विल नेवर एक्चुअली इंटरसेक्ट ईच अदर। किसी मोमेंट पर उनकी किसी के कंसंट्रेशन पर मोलर कंडक्टेंस सेम हो जाएंगी तो उल्टी हो जाएंगी, ऐसा नहीं होता। तो वही लाइन पैरेलल में वैसा दूसरी जगह पैरेलल है, बट एटलीस्ट 20%, राइट। प्लीज गाइस, वी बाय अप ऑन साइड इक्वेशन लैम्डा m is lambda naught minus b। कुछ इंटरप्रिटेशन है इसके जी। अगर किसी सॉल्यूशन की हम कंडक्टेंस की बात करते हैं तो वो नंबर ऑफ आयंस मोलर कंडक्टेंस जो है वो डाइल्यूशन पे पहुंच जाती है। क्यों? आप इमेजिन करिए एक सेल है जिसके पैरेलल प्लेट्स के बीच में फिक्स्ड है डिस्टेंस, और अगर आप डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो पानी और डालते हैं, जैसे पानी डालेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ता जाएगा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो उसके कारण ओवरऑल मोलर कंडक्टेंस भी बढ़ती चली जाएगी। तो यस इट इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन, या कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होता जाएगा तो मोलर कंडक्टेंस भी कम होती जाएगी, राइट। स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स अलग अलग कारण से, स्ट्रॉन्ग में क्या होगा, वीक में क्या होगा। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो उसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वगैरह और इसमें फर्क पड़ेगा। पहले स्ट्रॉन्ग समझिए, स्ट्रॉन्ग में क्या होता है, जैसे डाइल्यूट करते हैं, हां जी, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाती है तो ओवरऑल अच्छा क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि आयंस दूर चले जाते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे, पीछे नहीं खींच रहे, फ्री हो जाते हैं, दौड़ते हैं मस्त होकर, कंडक्टेंस बढ़ जाती है, ऐसा होता है। फिर डिक्रीज्ड आयन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या है, उसमें भी बढ़ती है मोलर कंडक्टिविटी, लेकिन उसमें जो मेन काम है, एक तो आयंस उसमें पहले कम है क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और उसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा बढ़ जाती है डाइल्यूशन के साथ, और क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाती है उसके चलते नॉन लीनियर तरीके से भी बढ़ जाती है कंडक्टेंस, राइट। ये कारण स्ट्रॉन्ग और वीक है। अच्छा ठीक है, पर इन जनरल ये तो एक चीज तो कॉमन ही है ना, क्या कि आयंस एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करना कम कर देंगे बढ़ते डाइल्यूशन के साथ, जी हां, और इसीलिए ये सब होगा। ठीक है, एक सर्टेन डाइल्यूशन तक आप डाइल्यूट करते जाएं, पर बहुत डाइल्यूट हो जाएगा तो आयंस अब एक दूसरे पर कोई भी असर नहीं करेगा, बहुत दूर चलेगा। हां जी, ये पॉइंट है इनफाइनाइट डाइल्यूशन का। अब अगर उसके बाद भी आप डाइल्यूट करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा तैसा रहेगा। क्यों? पहले तो फर्क नहीं पड़ता, बाद में डाइल्यूट करोगे तो क्या होगा, तो ये पॉइंट आता है पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन, द कंसंट्रेशन टेंड्स टू, राइट। अच्छा, द वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन, ठीक है, ऑफ an electrolyte X in aqueous solution is shown in the graph, ठीक है। लैम्डा m वर्सेस रूट सी का आप देखो बदमाशी, लैम्डा m वर्सेस रूट सी का कैसा ग्राफ बनाया है, ये ऐसा ग्राफ बनाया है, स्ट्रेट लाइन नहीं है ना, ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं हो सकता ना, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ। अच्छा, ये वीक है, अच्छा सही है बॉस। तो पोटेशियम नाइट्रेट HCl NaCl तो आयनिक हो जाते हैं पानी में, एसिटिक एसिड भी होता है स्ट्रॉन्ग, all carboxylic acids are weak acids and all amine bases are weak bases in water and they function as weak electrolytes। So is the answer? Yes, is the answer। और कुछ, the equation that is incorrect is, गलत क्या है इसमें, lambda naught m of NaBr minus lambda naught m of NaCl। NaBr और NaCl में जो अंतर है वो KBr और KCl में भी है, ऐसा है क्या, देखते हैं। इसमें सोडियम तो कैंसिल हो जाएगा, ब्रोमाइड माइनस क्लोराइड, और यहाँ पोटेशियम कैंसिल हो जाएगा, ब्रोमाइड माइनस क्लोराइड, बात है ये तो ट्रू। अब बोलिएगा lambda naught m of NaBr is lambda naught m of sodium plus lambda naught m of bromide, ऐसा है। सबको तोड़ लिखेगा तो यहाँ पे सोडियम कट जाएगा और यहाँ पे पोटेशियम कट जाएगा, पहला फिर ब्रोमाइड माइनस क्लोराइड और उस साइड में हो जाएगा ब्रोमाइड माइनस क्लोराइड, तो सच है। पानी पानी की बात, पानी का HCl plus NaOH minus NaCl, ऐसा है क्या, HCl is H plus plus Cl minus, Na plus plus OH minus minus Na plus minus Cl minus, तो ये हो जाएगा lambda naught of H plus plus lambda naught of OH minus बराबर, ये गलत बात। क्यों? पानी 100% डिसोसिएट करके H plus OH minus बनाता है, और वैसे तो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। हाँ तो पानी वीक होता है, लेकिन हाँ अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात करेंगे तो सब दिक्कत है, तो ऐसा है। ठीक है, तो आगे देखो और क्या है, यहाँ पर सोडियम सोडियम कैंसिल हो जाएगा, ब्रोमाइड माइनस आयोडाइड, तो यहाँ पर पोटेशियम ब्रोमाइड और ब्रोमाइड कैंसिल हो जाएगा, सोडियम माइनस पोटेशियम, ये तो सही सही बिल्कुल सही है। सी में आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर है ब्रोमाइड माइनस आयोडाइड, राइट हैंड साइड पे पोटेशियम माइनस सोडियम, बराबर नहीं ना, ये फॉल्स, ये गलत बात है। और यहाँ पर क्लोराइड क्लोराइड कट गए और यहाँ ब्रोमाइड ब्रोमाइड कट गए, पोटेशियम माइनस सोडियम, ये भी सच है। एबीडी सच है, झूठ है तो खाली सी, तो कांट यू सी दैट, यस यू कैन सी दैट, दैट्स द आंसर, सी इज इनकरेक्ट, झूठ है। कॉलरश लॉ का खूबसूरत एप्लीकेशन, इसमें स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों के कॉन्सेप्ट हमने रिवाइज कर दिया। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वीक इलेक्ट्रोलाइट कैसे निकालते, लैम्डा बाय लैम्डा नॉट बराबर अल्फा, ये फॉर्मूला, क्योंकि फिलहाल कंडक्टेंस की वजह से जितनी इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो सकती है वो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ऐसा बोल रहे थे कॉलरश वाला। अच्छा तो यूज करोगे, तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.007 मोलर एसिटिक एसिड इज 20 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। व्हाट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड, ओह माय गॉड, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपने रखा है कि लैम्डा नॉट ऑफ एसिटिक एसिड कितना है, दिस इज लैम्डा नॉट ऑफ H plus plus lambda naught of CH3 CO minus which is 350 plus 50 which is 400 Simon centimeter square per mole, और lambda is 20 Simon centimeter square per mole, तो alpha is lambda by lambda naught which is 20 by 400 which is 1 by 20, oh my god 0.05 alpha। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना होगा,
Ka is C naught alpha square upon 1 minus alpha equation Te लिखिए। बस तो क्योंकि लगभग C naught alpha square के बराबर तो आधा। कुछ करायचं C naught कितना है 0.007, अल्फा कितनी है 0.20 का स्क्वायर। करते ती लो लो लो। बंद ये कितना के आ गया 7, थोड़ा बढ़ा देते हैं 700 into 10 to minus 5 divided by 400, 0 काट लो 1.75 पानी दो into 10 minus 5। कोई आंसर ना मिल गया, आंसर सी है। ठीक है, ताकि सी आंसर इज सी। वाओ फैंटास्टिक। एक और करेंगे। हाँ करो करो करो। The conductivity of weak acid Ha in concentration of C naught दे रखा है 10 to minus 3 मोलर। और कंडक्टिविटी लैम्डा देती है 2 into 10 to minus 5। ये कंडक्टिविटी कप्पा है। कप्पा इज सो मेनी साइमन पर सेंटीमीटर। और अपने को लैम्डा नॉट ऑफ Ha दे रखा है 190 और Ka पूछा है। Well, it's not too much to expect. C naught of कप्पा दे रखा है। लैम्डा इज क्या है आपको? कप्पा अपॉन C into 10 to minus 3 अगर ऐसा यूनिट से और सीरीज यूनिट 10 to plus 3। बस फिर मेरी किस बात की है? पप्पा जी कितने हैं? पप्पा जी कितने हैं? पप्पा जी हैं 10 2 into 10 to minus 5। और C कितना है बाबू? C कंसंट्रेशन होता है C और वो है 10 to minus 2 into 10 to plus 3। क्या जाएगा 20। ओके 20 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर। तो लैम्डा का 20। लैम्डा नॉट इज 190 डिवाइड मार अल्फा है। तो अल्फा इज 2/19। Ka पूछा है हमने, ये निकाल दीजिए कौन सा बात है ना, कैसे आएगा? Ka is C naught alpha square upon 1 minus alpha, तो लगभग C naught alpha square बराबर है C naught alpha square। C naught है 10 to minus 3, अल्फा है 2/19 का स्क्वायर। जल्दी कीजिए, जल्दी अच्छी जो भी है तो सही। अब समथिंग into 10 minus 6 ऐसा कुछ, समथिंग into 10 minus 6। ठीक है, क्या है ये सब? 1000 अपॉन 19/2 होता है 8.5 9.5 9.5 का स्क्वायर इनटू 10 to minus 6। कैसे और आप और करिए ये ऑप्शन की ठीक ऐसे। और 90 का पॉइंट 2 होता है 9.5। यहाँ से कैलकुलेशन करिए। अब ठीक है, ठीक है, पता नहीं क्या कर लेते हो बाकी इसी वाले ये क्विक ला रहे हैं 9.5 का स्क्वायर कितना 902 90.2। अरे कैसे करें तुमने? अगर कोई नंबर है ना जो जिसके एंड में 5 आ रहा है उसका स्क्वायर करना है, पहले तो 5 का स्क्वायर 25 लिखो। उसके पहले जो संख्या है 9 9 की अगली संख्या है 10, 9 और 10 को गुणा करो 90 ये आ जाएगा। ऐसे तो ऐसे पहुंचा सही है। श्योर ये तो आसान है क्या? कितना गया? क्या गया 1000 डिवाइडेड बाय 90 या अगर इसको मैं 2 0 काट दूं तो ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो ये 10 अपॉन 0.9 अगर अपॉन 0.9 होता है मतलब 11 पॉइंट समथिंग के आसपास आना चाहिए, राइट? 11.14 डी आंसर है। जी हाँ डी आंसर है। ये तो खूबसूरत है बहुत। फॉर्मूलों की जगलिंग के अलावा कुछ नहीं है ये क्वेश्चन। बड़ा आसान क्वेश्चन। आप देखिए फटाफट क्वेश्चन करो, टेंशन मत लीजिए, कराओ है क्वेश्चन पास। एक और चलो। एट 25 डिग्री सेल्सियस मोलर कंडक्टेंस ऑफ 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन बोला है 0.1 मोलर ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड OH। और बोलिए मोलर कंडक्टेंस लैम्डा m है 9.54 मोल सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल एंड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ये 238 जान लो। तो कुछ डिवाइड करते हैं जरूर करेंगे। और अल्फा है लैम्डा m बाय लैम्डा नॉट जो है 9.54 लैम्डा 9.54 डिवाइडेड बाय 238 के बराबर है। ये कितना है? बेटा कुछ जाएगा 2 238 4 ट्राई करते हैं। नहीं तो पिटा तो करें वो 8 4 32 4 12 15 4 9 952 तो आ जाएगा। छोड़ चल वो तो करेंगे। ये लगभग जो है 0.04 थोड़ा सा 0.04 से थोड़ा सा परसेंट कितना 4% से चला सा ज्यादा 4% से ज्यादा 4.008 बिल्कुल सही जवाब 4.008 सही। डन वेल डन। वैसे कोई क्वेश्चन करो। लैम्डा m फॉर NaCl HCl and NaA are 126.4 425.9 और 100.5 Simon centimeter square per mole. If conductivity of 10 to minus 3 molar Ha is 5 into 10 minus 5 Simon per centimeter. Simon per centimeter क्या होता है? कप्पा। कप्पा is 5 into 10 to minus 5 Simon per centimeter. Degree of dissociation alpha. Degree of dissociation alpha of Ha is alpha कैसे है? अब देखो अल्फा का तुम्हारे हिसाब का अल्फा ऑफ Ha is lambda of Ha upon lambda not of Ha. ओके लैम्डा शैम्डा कुछ है हाँ ये रखा है। इसकी मदद से निकाल सकते हैं लैम्डा। कैसे? लैम्डा मोलर कंडक्टेंस लैम्डा इज कप्पा अपॉन C into 10 की पावर 3 अगर सीजीएस यूनिट से। कप्पा जी है 5 into 10 to minus 5 और कंसंट्रेशन है 10 to minus 3 ठीक है ना? हां जी ठीक है। इसका Ha into 10 to 3 which is 50। तो लैम्डा m जो है Ha का वो तो हो गया 50। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या होगा? लैम्डा नॉट ऑफ Ha is lambda naught of HCl यहाँ से प्लस आ जाएगा प्लस lambda naught of NaA माइनस lambda naught of NH ऐसा इसमें क्या होगा? सोडियम और क्लोराइड कट जाएंगे और Ha तक HCl और NaA इनको जोड़ो 425.9 और 100.5 9 5 14 6 2 और 5 526.4 माइनस नमक 126.4 राउंड फिगर 000 अरे देखो ये आ गया 400। अल्फा जी कितना आ गया 50/400 which is 1/8 0.125। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 0.125। ये हो जाएगी अल्फा। राइट एब्सोल्युटली राइट।
इतने सारे क्वेश्चन करके तो बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है, आराम चाहिए, वो लॉस लॉक बातें हो रही है और उससे संबंधित क्वेश्चन की बातें हो रही है, अभी तक होती रही। अब क्या गया, अब देखिए पोटेशियम क्लोरेट इज प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ KCl in basic solution, इलेक्ट्रोलिसिस का only 60% of current is utilized in the reaction and the time required to produce 10 grams of KCl using a current of 2 amperes is formula क्या है, formula है MIT by NF, ठीक है, W weight of substance liberated or dissolved is MIT by NF into eta, where eta is efficiency, W is weight of substance liberated or dissolved, M है molar mass of substance, अब यहाँ पे substance KCl थी तो molar mass आ गया 122 grams per mole, I current कितना है, current है 2 amperes, थोड़ा कुछ नहीं coulombs per second, और क्या है बाबू, टाइम t पता करना है अपॉन n कितना है 6, और फैराडे महाराज 96500 तक टाइम को डाई गए, और एफिशिएंसी की टाइप 0.6, अच्छा NF यूनिट्स उसको भी करेंगे तो बस बहुत जैसे ग्राम्स में आ जाएगा आंसर, इतने ग्राम्स, और ये बराबर है किसके, 10 ग्राम्स के, तो टाइम हमारा इज्जत से सेकंड्स में आ जाएगा, इधर तो घंटों में बोला हुआ निकालिए, पहले सेकंड्स में टाइम कितना आ गया, ये आ गया 96500 into 6 into 10, जैसे इसको काट देगा ये 10 हो जाएगा, तो 10 का ऐसे अपॉन 122 into 2, 122 into 2 एम्पियर से कितने सेकंड्स आ गए, या into 3600 कर दीजिए, 3600 घंटे में आ जाए, क्यों 60 और 60 से तो डिवाइड कर दिया, जीरो काटूं तो क्या गया बाबू, क्या गया 965 अपॉन 1.22 टू 2.44 into 36, दो जीरो, कितने घंटे आ गए, बहुत ही फन क्वेश्चन लग रहा है, कर सकते हैं हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल देखना मैंने 10 घंटा 15 घंटा 7 घंटा 13 घंटा, ये थोड़ा दूर दूर ही है, 13 15 थोड़ा आसपास है, देखते हैं क्या आप बहुत खुद देखिए, हाँ क्या करें करीब तो 2.44 को ढाई कर दूँ, हाँ जी बढ़ा दिया थोड़ा बहुत दस है, और 36 को बढ़ा 40 कर दो, और ऐसे कैसे कर दो, ऊपर वाले को बढ़ा के 1000 कर दो, और सीधे ऐसा ही ऐसा कोई दिखना 965 है, ये थोड़ा बढ़ा के 1000, अब मजे की बात है 40 का ढाई होता है 100, 1000 पैसा होता है 10, तो लगभग 10 के आसपास है, अरे बाबा रे हाउ क्यूट है, आ गया आंसर आ गया, लीजिए आ गया, अरे यहाँ पे 10.98 है तो 10 निकाला है, मैं बहुत क्यूट दिखा रहा हूँ, कीजिए लेकिन मेरे पास तो होता है, अगर वैल्यू दूर दूर है सही आएगा, तो भी आप चाहोगे तो थोड़ा और इज्जत से तमीज से प्रयास सुंदर से करते हैं, कैसे लेट्स सी कौन हमारे पास कहता 965 अपॉन 2.44 into 36 है, हमने कहा बाबू इसको देखता हूँ 2.44 को 2.5 करने से मुझे कोई रोक नहीं सकता, नहीं ताकत और इनको 4 बाय 4 कर दूं, 2.5 into 4 कर दो 10 हो जाता है, और 4 9 36 तो ये 965 बाय 10 into 9, 10 को यहाँ पे कर लो ऐसे, तो 9 1 9 9 0 0 65 9 7 63 20 9 2 18 10.72 आवर्स, बेटा बिल्कुल एक्यूरेट मसाने आ गए, ये सही लग रहा है, अरे क्या बात कर दिया, तो वहाँ पे 72 निकाला, यहाँ 98 आ रहा है, अपने 2.44 को ढाई किया था, हल्का सा पाप किया था, अदरवाइज बिल्कुल क्लोज आंसर, बिल्कुल सही है, मैंने बहुत इज्जत से करता हूँ, ठीक है कैसा फैराडे के लॉ यूज कर दिया तुमने, तो कहते फैराडे के लॉ, फैराडे महाराज बोलते थे कि whenever an electric current is passed through a solution, whenever an electric current is passed through a solution, जब इलेक्ट्रॉन सोल्यूशन तो the mass of substance liberated or dissolved, mass of substance liberated or dissolved at an electrode, mass of substance liberated or dissolved at an electrode is directly proportional to quantity of charge passed, number of coulombs of charge, quantity of charge passed is proportional है, तो W is proportional to IT, charge is current into time, W is equal to ZIT, तो Z पुराने लोगों ने कहा, फैराडे महाराज स्वयं का था इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, वक्त बदला, लोगों ने दूसरा फॉर्मूला दिया, W is MIT by NF, जहाँ पे Z बराबर हो गया M upon NF, F क्या है, महान फैराडे के सम्मान में चार्ज कैरीड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड वर्क, एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज इसको फैराडे कहते हैं, n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिसका मेंटेन हो रहा है हमारा ये सब्सटेंस लिबरेट होते समय, जो भी सब्सटेंस लिबरेट डिसॉल्व हुआ है, अगर आप 1 मोल ले लें उसके साथ जितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जुड़े हुए हैं वो है, अभी सब कंफ्यूज करेगा, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करोगे, इसमें एक पिछले लिख दिखाता मान लो ऐसे, और लोगों ने कहा n निकालना है सर, अब इस इक्वेशन में n बताओ क्या n 6 है, हां कंट्रोल कंट्रोल, डाइक्रोमेट के लिए n, फॉर डाइक्रोमेट n की वैल्यू 6 है, क्यों, क्योंकि एक अगर था यहां तो यहां 6, और Cr3+ के लिए क्या वैल्यू है, 2 Cr3+ बन रहे हैं, तब जब आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, जब इसको 1 कर दोगे तो कितना जाएगा 6/2 यानी कि 3, तो यहाँ पे इस चीज के लिए n की वैल्यू 3, और 3 कैसे आ गई, वो आ गई बस 6 अपॉन 2, H+ के लिए निकाल सकते हो, n की वैल्यू कितनी रहेगी, वो आ जाएगी 6 अपॉन 14, 6/14 आ जाएगी, क्यों इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है 6 डिवाइडेड बाय जो आपकी मर्जाई स्पीशीज का कोएफिशिएंट का बैलेंस इक्वेशन से डिवाइड कर दीजिए उससे, और दूसरी जरूरत पड़ती थी आपको सिंपल डायरेक्ट नहीं जाना है, राइट, बात तो सही है, सब तुम्हारा डायरेक्ट कहते हैं, सेकंड और बता दो, सेकंड तो बहुत सस्ता है, एक छोटी सी चीज बाबू, हमें कहा W बराबर MIT by NF, इसका लिखना M upon N जो है वो होता है E, which is equivalent mass, जैसे मोलर मास था डिवाइडेड बाय फैक्टर इक्विवेलेंट मास, तो दिस इज आल्सो EIT by F, अच्छा, तो if IT is same, इतनी IT है same, then W1 upon W2 is E1 upon E2, if same quantity of charge is passed through more than 1 electrons, if same quantity of charges, ये सेकंड फैराडे का same quantity of charges passed through more than 1 electrons, पैरेलल में लगा दो उनको, समझ रहा हूं, सेम करंट पास करेगा, then the masses of substance liberated or dissolved, W1 and W2, the masses of substances liberated or dissolved at each electrode is in proportion of its equivalent mass, is in proportion of its equivalent mass, मतलब जितना जिसका इक्विवेलेंट वेट जितना ज्यादा उसका उतना ही मास उसी प्रोपोर्शन में ज्यादा मास प्रोड्यूस होगा, महान फैराडे का ये दूसरा ऐसे, राइट, हमने सिर्फ स्प्लिट किया, मैथमेटिकली मैंने फटाफट लिख दिया, W1 by W2 is
Z1 by Z2 या E1 by E2 ऐसा बोल देते थे क्वेश्चन है हाँ क्यों नहीं 108 ग्राम of silver is deposited at cathode so W is 108 ग्राम which is MIT by NF M है 108 क्वेश्चन तो पढ़ा नहीं लिख तो दे into IT by NF लिखने के लिए by certain quantity of electricity तो मान लेते into IT कुछ the volume in liter of oxygen gas produced at 273 Kelvin and 1 bar pressure from water by same quantity of electricity is इसकी जरूरत है और सिस्टम है जैसे आप कहेंगे दिस इज वेट ऑफ सिल्वर तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर कितना है 108 by 108 सॉरी 108 by n फैक्टर और Ag प्लस से Ag के लिए n फैक्टर इज 1 तो सिल्वर के लिए इक्विवेलेंट वेट है 108 तो हमने कहा था W1 by W2 is E1 by E2 तो वेट ऑफ सिल्वर 108 ग्राम अपॉन वेट ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड is equivalent weight of silver 108 by equivalent weight of oxygen just the equivalent weight O2 it is 32 upon 4 मोलर मास 32 और O2 के लिए n फैक्टर है 4 अच्छा सही ये कितना हो जाएगा which is 108 divided by 8 so therefore कटेगा लिख लेंगे weight of O2 produced is 8 upon plus 8 grams O2 तो 8 ग्राम नहीं तो लीटर फीटर कितने हुए 8 ग्राम मतलब 1/4 मोल यानी कि 22.4 upon 4 लीटर which is 5.6 लीटर add लगभग 5.6 लीटर 5.6 बाल और एटमॉस्फेयर का इसलिए 75 लीटर 5.675 लीटर्स एक्स की एस हां when electric current is passed through acidified water 112 ml of hydrogen gas volume of hydrogen कितना है volume of hydrogen है 112 ml was collected at cathode in 965 seconds करंट कितना दिया था लोग पूछ रहे हैं कैसे निकालेंगे volume of hydrogen 112 ml therefore moles of hydrogen कितना है 112 ml divided by 22.4 liters per mole which is 5 millimole तो 5 मिलीमोल्स निकले हैं हाइड्रोजन 5 मिलीमोल्स निकले हैं हाइड्रोजन के और फार्मूला है W बराबर MIT upon NF W upon M तो मोल भी कहते हैं which is IT upon F NF तो मोल M इसके कुछ जगह लिखते हैं ऐसे लिखते हैं मोल बराबर मास का मोलर मास which is IT by NF और हमसे पूछा था करंट कितना है I कितना है मोल into NF upon T मोल कितने हैं 5 मिलीमोल है जी NF कितना N कितना होता है हाइड्रोजन की N कितना होता है कैसे देखिए आप H2O plus 2 इलेक्ट्रॉन दिया हाइड्रोजन plus 2 टाइम्स ऐसा होता है रिएक्शन है एंड वैल्यू हाइड्रोजन है F है 96500 और टाइम T कितना है टाइम T है 965 सेकंड्स ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 1000 मिलीमोल्स व्हिच इज 1 तो सॉरी क्या पता है 1 एम्पीयर मिली एम्पीयर तो 1 एम्पीयर जी हां 1 एम्पीयर करंट का चमकता है उसमें सब है तो जो कैलकुलेशन पर है भाई बात आप समझ ये आपने ठीक पर इस पास एक बात करेंगे हां नहीं एल्युमिनियम ऑक्साइड में इलेक्ट्रोलाइज्ड एट 4 डिग्री सेल्सियस टू फर्निश एल्युमिनियम मेटल दैट इज सच एटॉमिक मास ये फैराडे ये ठीक है द कैथोड इक्वेशन इज सो मच फाइन टू प्रिपेयर 5.12 kg of aluminum by metal by this method would require अब ये कूलम्स पूछे कितने कूलम्स कैसे करें हम देखते हैं मास ऑफ एल्युमिनियम इज 5120 ग्राम्स किलोग्राम 1000 रुपए का ग्राम करते हैं ये इतने मोल्स हैं इतने मोल्स हैं एल्युमिनियम के कितना होता है ये संख्या थोड़ी सी गंदी लग रही है थोड़ा सा बोल सकते हैं क्या निकालेंगे कैसे निकालेंगे डिवाइड इनटू सिंपल होगा नो कमेंट्स बट ठीक है इतने मोल्स चार्ज कितना चाहिए एक एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन्स का है so therefore moles of electrons required is 5120 upon 27 into 3 which is 5120 upon 9 5120 upon 9 ये है moles of electrons कितने हो जाएंगे अब हमको याद है क्या कि 1 mole electrons था 1 फैराडे which is 96500 coulombs तो 5120 बटा 9 mole electron मतलब 5120 बटा 9 into 96500 coulombs कितने कूलम चार्ज है देखिए कैलकुलेट 5120 into 9.65 8 2 3 4 upon 9 into 10 की पावर 4 अच्छा और अब नाम 1 2 3 शिफ्ट करो तो 10 की पावर 7 अच्छा तो 5.12 into 9 1 9 9 into 10 to 7 coulombs ऐसा टैंग ठीक है ऐसा है जी हाँ ऐसा है एंड हाउ मच इज दिस ये 5 से थोड़ा सा ज्यादा है 5 बड़ी आंसर क्लियर कट आंसर है और तो भी कह सकता है बड़ी आंसर भी हम दे दिया तो वेरी अटली डिलीशियस आई मीन वेरी ब्यूटीफुल लॉस ऑफ फैराडे देखिए आप सेम फार्मूला बार-बार आने वाला बट सुन चलते एक लास्ट क्वेश्चन बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन आज के लिए द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिलीवर्ड एट कैथोड उनको वैल्यू है कुछ ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस बाय करंट ऑफ 1 एम्पीयर 60 सेकंड्स डिलीवर्ड एट कैथोड क्या होता है करंट दौड़ रहा है तो कैथोड एनोड कहीं से भी करें इलेक्ट्रॉन तो खुद ही देंगे ना अच्छा मतलब चार्ज पूछा है 1 एम्पीयर चार्ज करंट है टाइम है 60 सेकंड तो चार्ज क्यों जाएगा 1 कूलम पर सेकंड इनटू 60 सेकंड which is 60 कूलम तो 60 कूलम चार्ज गुजरा है किसी भी पॉइंट से और डिलीवर्ड एट कैथोड तो टेकन फ्रॉम एनोड और इलेक्ट्रॉन या पासिंग थ्रू वायर 60 कूलम चार्ज में पूछा है कि उनमें इलेक्ट्रॉन हमको पता है कि 1 फैराडे यानी 96500 कूलम पे होते हैं 1 मोल तो 60 कूलम होंगे कितने 60 into 1 upon 96500 मोल या 60 upon 96500 into एवोगैड्रोस नंबर कितने इलेक्ट्रॉन्स 5 से क्या कितने देख लेते हैं 1 0 पार्ट अपन करते हैं ये 1 1 2 3 डेसिमल शिफ्ट करें तो 6 इज लगभग 36 upon 9.65 के आसपास है into 10 रेज़ टू और 3 डेसिमल शिफ्ट करें तो 10 समथिंग into 10 अब 9.65 को थोड़ा सा बढ़ा लूं तो 10 कर दूं 36 को थोड़ा सा बढ़ा लूं 37 38 कर दूं तो 3.7
शब्द आ जाए याद गया आंसर, टी आंसर है, एंड दिस इज व्हाट वी हैव डन। बहुत शानदार तरीके से हम और लॉ फैराडेज लॉ प्रोसेस रिवाइज पढ़ी हमने आज, और इसी के साथ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की महान डिवीजंस अब कथा जारी रहेगी। ऑफ कोर्स रिवीजन तो कहानी जारी रहेगी, चलती रहेगी, हम शानदार तैयारी करते रहेंगे। आज के लिए बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अपने रिवीजन सेशन का आगाज करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत ही रहस्यमय है, बहुत दिलचस्प के कारण क्यों, बहुत सारी चीजें डेली लाइफ में ऐसी होती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर आधारित, जैसे आपके मोबाइल की बैटरी। अच्छा ऐसा, जी हाँ, आपके इन्वर्टर की बैटरी, कार की बैटरी, सारी बैटरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाली हैं भाई। अच्छा तो शुरू करते हैं। सबसे पहला पोर्शन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है वो है इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। मतलब अगर कोई भी मेटल आयंस के संपर्क में रहे, जैसे अगर कॉपर रॉड है वो कॉपर आयंस के कांटेक्ट में है, या जिंक रॉड है जो जिंक आयंस के कांटेक्ट में है, तो हम कहते हैं ये एक हाफ सेल का काम करती है या एक इलेक्ट्रोड का काम करती है। और इसमें जो सॉल्यूशन और रॉड है उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अपने आप पैदा हो जाता है। भगवान की लीला कैसा होता है, और इसी वजह से अगर ऐसे दो हाफ सेल्स को जोड़ दिया जाए, सही तरीके से इलेक्ट्रिकली जोड़ दिया जाए, तो एक फुल सेल बन जाते हैं, वो एक गैल्वेनिक सेल बन जाते हैं। तो गैल्वेनिक सेल क्या होता है, वो सेल्स जिसमें केमिकल रिएक्शन के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, अपने आप केमिकल रिएक्शन और स्पॉन्टेनियस वाला, और उससे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम कहेंगे वो एक गैल्वेनिक सेल है। उल्टा हो सकता है क्या, वहां से करंट पास करें, आप किसी बाहर से लाकर करंट पास करें किसी सॉल्यूशन के थ्रू, और यदि उस सॉल्यूशन में ऐसा केमिकल रिएक्शन होने लग जाए जो अपने आप न होता और आपने करंट पास किया इसलिए हो गया, हम इसको कहते हैं वो रिएक्शन कहलाता है इलेक्ट्रोलिसिस। और ये जो सेल है वो कहलाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये सेल है क्या चीज, वो डब्बे, वो डिवाइसेस जिसमें इलेक्ट्रिकल और केमिकल एनर्जी आपस में इंटरकन्वर्ट हो, वो कहलाते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। और ये दो तरह के गैल्वेनिक और इलेक्ट्रोलाइटिक, जैसे हमने भी आपको बताया। गैल्वेनिक जिसमें स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के कारण बिजली बनी, इलेक्ट्रोलाइटिक जिसमें नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जबरदस्ती करा दिया जाए बाहर से बिजली पास करने के कारण। वाओ, दोनों केसेस में इंटरचेंज हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के बीच में। रिएक्शन से बिजली बन रही है या बिजली के द्वारा रिएक्शंस कराए जा रहे हैं। राइट, बढ़िया, बेहतरीन है। तो एक कोई जो सेल है वो कैसे बनता है, वो बनता है दो तरह के इलेक्ट्रोड्स को जोड़कर। जहां पर ऑक्सीडेशन होता है, जहां पर ऑक्सीडेशन होता है उसको कहते हैं एनोड, और जहां रिडक्शन होता है उसको कहते हैं कैथोड। ओए ऑक्सीडेशन एनोड, ओए ओए है ना, बड़ा आसान है। और अगर दो सेल हाफ सेल जोड़े तो हमें कहता है फुल सेल बनता है। तो ई नॉट सेल, अगर सेल की वोल्टेज निकालनी है तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड अगर जोड़ दें तो सेल की वोल्टेज आ जाती है। ये फार्मूला है, जी हां फार्मूला है। और इसी का एक दूसरा रूप ये है क्या, ई नॉट सेल को लोग ऐसे भी लिखते हैं, इट इज ई नॉट ऑफ एनोड, सॉरी ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, ऐसे लिखते हैं, माइनस कर दिया। यहाँ तो आपने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करी है, अगर कुछ न लिखा हो तो ये एसआरपी वैल्यूज होती है। एसआरपी क्या है, सल्फ है नहीं, ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। रिडक्शन होने की जो टेंडेंसी है, तो लेकिन एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, आपके सेल में एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, और एसआरपी वैल्यूज तो वैज्ञानिकों ने नाप रखी है और नाप पर टेबल बना रखी है। तो जब रिडक्शन यानी कि हर सेल जब कैथोड का काम करे, जब रिडक्शन हो रहा हो, तब उसकी वोल्टेज नाप ली। अब मान लीजिए आपके सेल में कोई उल्टा रिएक्शन हो रहा है, तो कोई बात नहीं, माइनस लगा दी, इसलिए माइनस लगा दिया है। क्यों, क्योंकि इट इज एज गुड एज ई नॉट कैथोड, ये प्लस माइनस ऑफ ई नॉट एनोड, क्योंकि दिस इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। और माइनस लगाया तो माइनस लगा के वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड हो गया, जो कि हमने यहां लिखा है, ये फार्मूला था। अच्छा ऐसा है। अभी क्वेश्चन करेंगे जानते हैं, जी हां, आवाज करते हैं, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। इट सेज गिवन दैट स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स ई नॉट ऑफ कॉपर आयंस टू कॉपर एंड क्यूप्लस टू कॉपर आर अक्रॉस वोल्टेज रिस्पेक्टिवली, द ई नॉट फॉर क्यूप्लिक टू क्यूप्लस इज, वाओ, ये कैसे पता लगेगा, ये ऐसे पता लगेगा। देखिए आपके पास है Cu2 प्लस इलेक्ट्रॉन गिविंग यू Cu प्लस, और Cu प्लस इलेक्ट्रॉन गिविंग यू Cu। तो आप देखिए ये है डेल्टा G1 नॉट बराबर माइनस NF E1 नॉट, डेल्टा G2 नॉट बराबर माइनस NF E2 नॉट। तो कितना है ये, आप देखते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास ओवरऑल, अगर जोड़ के देखेंगे तो आ जाएगा Q प्लस कट जाएगा Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग यू Cu, डेल्टा G3 नॉट इज माइनस N3F E3 नॉट। अच्छा तो ये क्या है, क्या कह रहे हैं सब, मैं आपको बताना चाहता हूं कि डेल्टा G1 नॉट प्लस डेल्टा G2 नॉट को जोड़ेंगे तो डेल्टा G3 नॉट बनेगा। मतलब क्या है कि N1 E1 नॉट प्लस N2 E2 नॉट अपॉन N3 इज इक्वल टू, N3 क्या है, जोड़ा है तुमने, तो N3 और कुछ नहीं है, वो N1 प्लस N2 है। ये 2 कैसे आया, N1 है 1, N2 है 1, तो N3 हो गया N1 प्लस N2, एक्चुअली N3 हो गया N1 प्लस N2, और ये E3 नॉट। बॉय तो फार्मूला पहले से रट रखा है हमने, वही फार्मूला में ड्राइव करके दिखाएंगे तुम्हें दोबारा, अदरवाइज E3 नॉट इज N1 नॉट N2 नॉट N1 प्लस N2, पुराना रटा फार्मूला। सब कंफ्यूज रहती है फार्मूला तब लगाएं। तुम देखो, अगर आपको दो सेल की वोल्टेज दे, तो वह चीज क्या सुना, अगर आपको एक ई नॉट और दूसरा ई नॉट बताओ, हाफ सेल, ये हाफ सेल, ये हाफ सेल, ये हाफ सेल, और तीसरे हाफ सेल का ई नॉट पूछो, और तीसरे हाफ सेल का ई नॉट पूछो, तो ये वाला फार्मूला लगाते। और अगर दो हाफ सेल रखे हो और फुल सेल का पूछा हो, तब ये फार्मूला लगाते हैं, ई नॉट सेल का फुल सेल आ गया, तो इसको तब लगाते हैं जब फुल सेल की वोल्टेज पूछी जाती है। अगर दो हाफ सेल देकर तीसरे की चर्चा पूछा हो, तब ये वाला फार्मूला लगाना चाहिए। राइट, हां ये अच्छा बताया तुमने, ठीक है, गुड। तो क्या होगा, ई नॉट ऑफ Cu2 प्लस टू Cu, यानी कि ये E3 नॉट है, और Q प्लस टू कॉपर E2 नॉट है, और E1 नॉट E3 है। तो E1 नॉट N1 into 1 है, तो 1 into E1 नॉट चाहिए, प्लस 1 into E2 नॉट क्या भाई, E2 नॉट है 0.34 वोल्ट अपॉन N1 प्लस N2 कितना है, ये E3 नॉट के बराबर है। E3 नॉट कितने है, वो है नहीं सॉरी, ये E3 नॉट तो यहाँ है बाबू, ये है 0.522। अच्छा E3 नॉट कितना जाएगा, 0.34 into 2 minus 0.522, 0.68 minus 0.522, which is 10 में 2 गए 8, 7 में 2 गए 5, और 0.058 वोल्ट्स। ओ माय गॉड, इतना जरा सा है ये, जी हाँ इतना जरा सा है ये, 0.058 वोल्ट्स। एक मिनट, कुछ गणित गड़बड़ तो नहीं है, 0.522 है 1.15 होता है, ठीक है, इज द आंसर, यस इज द आंसर। क्यूब प्लस क्यूब प्लस बनाने का 0.15 वोल्ट से डायरेक्ट फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन, अंदर कैलकुलेशन, कितना टाइम लगा आपने, तो सब कुछ रिवाइज करके समझाया, इसलिए टाइम लगा भाई। ले आगे, हां चलो, एक बात क्या क्वेश्चन मतलब आएंगे, फिर दोबारा बोल देंगे कॉन्सेप्ट क्या है। अ बटन सेल यूज्ड इन वॉचेस फंक्शंस एज फॉलोज, बटन सेल का रिएक्शन है, दिस इज सेल रिएक्शन। इफ द हाफ सेल पोटेंशियल्स आर फलाना एंड ढिकाना, सेल पोटेंशियल भी ये क्या जब कर दिया, ई नॉट सेल पूछा है,
which is E naught cathode minus E naught anode. कैथोड क्या है? कैथोड है minus 0.76 वोल्ट्स और एक मिनट ऐसा है क्या? नहीं क्षमा चाहता E naught कैथोड minus E naught एनोड। अब आपको हाफ सेल पोटेंशियल दे रखे हैं, ये भी एसआर की वैल्यू है और ये भी एसआर की वैल्यू है, दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल्स दे रखे हैं आपको, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। और आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो सेल रिएक्शन है उसमें आप पहचानिए कि कौन है एनोड और कौन है कैथोड। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो एनोड है और जिंक ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से जा रहा है +2 में, तो जिंक का हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो ये है एनोड। और रिडक्शन पोटेंशियल है -0.76, तो ये माइनस ऑफ -0.76 यानी +0.76। और सिल्वर है कैथोड, क्यों? +1 से सिल्वर जा रही है, 0 में सिल्वर का रिडक्शन हुआ है कैथोड और सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल है 0.34 वोल्ट्स। ये 0.34 प्लस 0.76, अरे ये कितना जाएगा? कहीं 1.1 ना आ जाए, आ गया है। कहीं आंसर बी तो नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया है। कितना सस्ता है ये, कितना बढ़िया है ये, देखिए आप, शानदार क्वेश्चन, आसान लेकिन अच्छा बेहतरीन। ऑक्सीडेशन वाला एनोड है, रिडक्शन वाला कैथोड, ये पहचानना है और फार्मूला लगाना है, बस इतना सा काम। अच्छा है, ठीक है। ये भी ऐसा ही है क्या? पढ़ के देखते हैं। Given below are two statements. Statement 1, the E naught value for cerium 4 plus to cerium 3 plus is 1.74 volts. Statement 2, cerium is more stable in cerium plus 4 state than in cerium plus 3 state. In the light of above statements, the most appropriate answer from the given option is below. क्या सही है? No. +4 से +3 ठीक ठाक शक्तिशाली होता है, ये तो सच है। अब क्या घटना आवश्यक है? 1.754 वोल्ट से 1.73 या 1.74 था, ज्यादा हो गया। आमतौर पर इतना नहीं गिरता, अगर दे रखे हैं तो डेटा ठीक ही देते हैं, है ना? तो ये वैसे सच भी है ना? तो दिस इज लाइक काइंड ऑफ ट्रू। इसका मतलब सीरियम +4 खुशी खुशी +3 बन जाता है। तो ज्यादा स्टेबल कौन है? +4 मजे से +3 में आ रहा है, तो जहां आ रहा है मजा आ रहा है जाने में, वही स्टेबल है। मजा कहां पे आ रहा है? +3 में, तो +3 ज्यादा स्टेबल है। और स्टेटमेंट 2 में लिखा हुआ है सीरियम इज मोर स्टेबल इन +4, नहीं, सीरियम इज मोर स्टेबल इन +3, तो ये फॉल्स है। अच्छा, तो 1 इज करेक्ट बट 2 इज इनकरेक्ट। बिल्कुल जी, तो कौन सा आंसर है? बॉम्बे बी इज द आंसर। यस, बॉम्बे बी इज द आंसर एट दैट यार। एक और, कंसीडर द फॉलोइंग रिडक्शन प्रोसेसेस। ठीक है, आपके पास जिंक आयन से उनसे जिंक बन रहा है, कैल्शियम आयन से कैल्शियम, मैग्नीशियम आयन से मैग्नीशियम, निकल आयन से निकल, अलग-अलग एसआर की वैल्यूज दे रखी है। रिड्यूसिंग पावर ऑफ मेटल्स पूछा है। प्लीज अंडरस्टैंड, ये अगर खुद हो रहे हैं रिड्यूस तो दूसरों को कर रहे हैं ऑक्सीडाइज, तो इनके हिसाब से देखेंगे तो ये ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ मेटल कैटायंस है, इसका ऑर्डर मिलेगा। नंगा आपको देखना है कि भाई देखो, एक तो हाईएस्ट और लोएस्ट देख लीजिए, एकदम लोएस्ट वैल्यू तो ये आती है, हाईएस्ट ये आती है। उल्टा करके देखिए, निकल दे रहा है निकल +2 इलेक्ट्रॉन, खुद हो रहा है ऑक्सीडाइज, दूसरों को कर रहा है रिड्यूस। यहाँ पर जो शक्ति है वो है रिड्यूसिंग पावर, और E0 आएगी +0.25। और कैल्शियम खुद बना रहा है, कैल्शियम आयन खुद हो रहा है ऑक्सीडाइज और दूसरों को कर रहा है रिड्यूस। सबसे मस्त तरीके से दूसरों को इलेक्ट्रॉन कौन खिलाएगा? कैल्शियम। सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर किसकी होगी? कैल्शियम की होगी। ओह माय गॉड, यहाँ पर जी हाँ, ये गलत बातें हैं, कैल्शियम हाईएस्ट है और निकल पूरेस्ट है। बी इज द आंसर। यस इंडीड, बॉम्बे बी इज द आंसर। डन? अच्छी बात। A solution contains ferrous, ferric and I- ions. The solution was treated with iodine at 35 degrees Celsius. E0 for ferric to ferrous is 0.77 volts. And E0 for I2 to I- is 0.536 volts. The favorable redox reaction is, पता नहीं क्या चल रहा है। पहले तो बोला कि उसमें फेरस है, फेरिक है, I- है और I2 भी डाल दिया, ठीक है। तो 4 आइटम साथ में। अब फेवरेबल रेडॉक्स रिएक्शन इज, क्या मतलब हुआ? कौन सा रिएक्शन होगा? well, एक तो ये हो सकता है कि आयरन ऑक्सीडाइज हो जाए, अब या फिर हो सकता है I- ऑक्सीडाइज हो जाए। अगर I- के ऑक्सीडेशन से बनेगी I2। अगर एक तत्व हो रहा है ऑक्सीडाइज, तो दूसरे का होना पड़ेगा रिडक्शन, और दूसरा कौन है? दूसरा है फेरिक, उसका होना पड़ेगा रिडक्शन, इसमें फेरस। तो एक तो संभावना तो ये है, या दूसरी संभावना है आयोडीन का हुआ ऑक्सीडेशन और बना, सॉरी क्षमा चाहता, आयोडीन का हुआ रिडक्शन और बनी I-, और फेरस का हुआ ऑक्सीडेशन और बना फेरिक। हुआ रिडक्शन और इस प्रकार हुआ ऑक्सीडेशन। बताइए किसमें क्या होगा? क्या है अच्छा, क्या है बुरा? लेट्स टेक अ लुक। देखिए इसमें होगा ये कि आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या सेल पोटेंशियल निकालना है। अगर आप गौर करें तो ये यहाँ से यहाँ जो जा रहा है, इसी का उल्टा यहाँ पे है, तो कोई नई चीज नहीं है। आप एक काम करें, I- से अगर I2 बन रहा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल E0 से निकालना है आपको, व्हिच इज E0 ऑक्सीडेशन प्लस E0 ऑफ द एनोड प्लस E0 रिडक्शन ऑफ कैथोड। ये फार्मूला लगा दीजिए। सर कैसे लगा, समझ में नहीं आता क्या हो क्या रहा है यहाँ पर। एक्चुअली इस क्वेश्चन में थोड़ी सी फूड टफ क्वेश्चन है। क्यों टफ है? क्योंकि यहाँ दिया ही नहीं क्या हो रहा है, तो आपको तुक्के मार मार के संभावनाएं खोजने की क्या होता है, जैसे मैंने दो संभावनाओं को पता लगाया। अब आपके मन में प्रश्न आ सकते हैं, सर आपको आइडिया कैसे आया? आप तो ऐसे डर लिख दिया, हमें कैसे समझ में आएगा? तो देख बेटा, मैंने तो ऐसे आइडिया लगाया। सबसे पहले मैंने देखा कि अपने पास एक है आयरन +2 और एक है आयरन +3। ठीक, आयरन दो स्टेट्स में है। अब इसमें ऑक्सीडेशन कहां से कहां होगा? ये है ऑक्सीडेशन, और रिडक्शन कहां होगा? ये है रिडक्शन। तो वो तो सामने अलग से सोचा ही। और एक था I- और एक है I2। इसमें कहां है ऑक्सीडेशन? यहाँ है ऑक्सीडेशन। और कहां है रिडक्शन? यहाँ है रिडक्शन। तो एक ऑक्सीडेशन को हमने कहा कि बाबू एक ऑक्सीडेशन को एक रिडक्शन से जोड़िए। जैसे फेरस के साथ या तो I2 लीजिए, वो बनाएंगे फेरिक और I-, या उल्टा करिए, फेरिक में I- लीजिए और बनाएगा फेरस प्लस I2। इनफैक्ट किसी चीज का ठीक उल्टा है, ये नया कुछ भी नहीं है। ठीक है, हमें वोल्टेज निकालनी है, ये हमें पता लगाना है कि ये रिएक्शन होगा या नहीं। हमें पता लगाना है कि ये रिएक्शन होगा नहीं। अगर होगा तो तभी होगा जब E0 सेल जो है वो पॉजिटिव हो। इफ E0 सेल पॉजिटिव देन रिएक्शन हैपेंस। ये कंडीशन रिएक्शन क्यों है? अच्छा ऐसा है जी, हां, स्पॉट वेरी कंडीशन। सेल की वोल्टेज पॉजिटिव है, सेल तभी चलेगा, हां तभी होगा। तो हमने कहा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट एनोड। अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट एनोड कहां है भैया? एनोड दिखाओ तो सही। एनोड एनोड एनोड, यहां है एनोड। फेरस से बन रहा है फेरिक, यहां है एनोड। अच्छा, फेरस से बन रहा है फेरिक और यहां है एनोड। तो एनोड का ऑक्सीडेशन फेरस से फेरिक, ना फेरिक से फेरस देता है 0.77, तो फेरस से फेरिक हो जाएगा -0.77। अच्छा, और कैथोड का क्या होगा? I2 से I- ये बन गया -0.536 वोल्ट्स। नहीं प्लस है, प्लस बेटा। I2 से I- है प्लस 0.536 वोल्ट। अब आप देखिए ये बड़ा नेगेटिव नंबर है, एक छोटा पॉजिटिव नंबर है, तो ये एक नेगेटिव नंबर है। सबट्रैक्ट करते हैं, इसकी कीमत नहीं है, नेगेटिव नंबर है। इसका मतलब है दिस रिएक्शन विल नॉट हैपन।
अगर ये नेगेटिव है तो उल्टा पॉजिटिव होगा, तो ऑपोजिट रिएक्शन will happen. ये भी हो जाएगा कि opposite reaction will happen. Opposite reaction will happen. And what is the opposite reaction? Opposite reaction है I minus से I2, ये होगा और ये नहीं होगा. तो ferric will be reduced to ferrous and I minus will be oxidized to I2. ये नहीं है, I ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है. I minus will be oxidized to I2 and ferric will be reduced to ferrous. बहुत दिलचस्प है ये. अगर किसी भी रिएक्शन दे दिया तो ये नॉट पूछा तो बड़ा इजी क्वेश्चन था. तो यहाँ आपको सोचना है कि रिएक्शन हो क्या सकता है, कि यहाँ से सोचवाया है हमने, बड़ा सरल है ये, तो दिमाग में एक बार. इसलिए बेहतरीन क्वेश्चन है, खूबसूरत क्वेश्चन है, क्वेश्चन राइट. ओ ये क्या है, देखो तो सही देखते हैं. E naught of Cupid to copper is 0.34 volts. E naught for zinc ions to zinc is minus 0.76 volts. Identify the incorrect statement from the options below for this cell. Daniel cell बना रखा है क्या? इंसान थे बढ़िया पुराने डेनियल जी, उनका सेल है डेनियल सेल. क्या बोलते हैं डेनियल महाराज? देखिए. Copper ions to copper, zinc ions to zinc. Identify incorrect statement from the options below for this cell. ठीक है. A. If E external is 1.1 volts, no flow of electrons or current occurs. अभी मतलब सेल के दर्शन कर लें. E external वाली बात करें, देखिए क्या है. देखिए. ऐसा है कि ये जो सेटअप है ना डेनियल सेल का, इसकी खुद की जो वोल्टेज है वो भी है 1.1 वोल्ट्स. इसकी खुद की वोल्टेज है 1.1 वोल्ट्स. कैसे? E naught cell is E naught cathode minus E naught anode, which is 0.34 minus 0.76, which is 1.1 volt. अच्छा, और हमने क्या किया? हमने ये जो तमाशा ये क्या रखा है, ये जो चीज रखी है, हमने इसको एक एक्सटर्नल सेल से कनेक्ट कर रखा है ऐसा. अच्छा, और जिंक रॉड क्या थी? जिंक रॉड नेगेटिव थी और ये पॉजिटिव था. ये एनोड थी और ये कैथोड था. ठीक, और हमने पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ा है यहाँ पर और नेगेटिव को नेगेटिव पे. इसका मतलब ये ऑपोजिंग वोल्टेज है. तब डेनियल सेल खुद एक वोल्टेज पैदा करेगा 1.1 वोल्ट की, और जो मैंने एक्सटर्नल मतलब मैंने बाहर से एक दूसरा सेल लगा रखा है. डेनियल सेल तो यहाँ है, उसके अलावा एक और सेल लगा रखा है, और जो भी पॉजिटिव से पॉजिटिव जोड़ दिया तो उल्टे हो गए. तो क्योंकि एक पॉजिटिव वाला यहाँ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, उल्टी उल्टी दिशा में इलेक्ट्रॉन खींचेंगे. ये ऑपोजिट वोल्टेजेस है. ठीक है. अगर ये ऑपोजिट वोल्टेजेस हैं तो क्या होगा? इफ E external is 1.1 volts, no flow of electrons or current occurs. ठीक है. If E external is less than 1.1 volt, zinc dissolves. E external, अब इसमें क्या देखिए, ये ऑपोजिंग वोल्टेज है, आप उसको ऐसे देखिए. ठीक है. अगर अपोजिंग वोल्टेज सेल की वोल्टेज के जस्ट बराबर है तो सब कुछ रुक जाता है, बस स्टैच्यू ऐसे कुछ नहीं होता. ऑक्सीडेशन रिएक्शन सब स्टिल हो जाता है. तो अगर जस्ट बराबर है, नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बिल्कुल ट्रू है, ये सच बात है. ठीक है. अगर अपोजिंग वोल्टेज सेल की वोल्टेज से कम है, E external is less than E cell, तो E cell दबंग है, E cell काम करेगा. और सेल अगर काम करता है तो जिंक एनोड और कॉपर कैथोड, तो जिंक डिसॉल्व्स एट एनोड एंड कॉपर डिपॉजिट्स एट कैथोड. बिल्कुल सही बात है. पर अगर अपोजिंग वोल्टेज ज्यादा लगा दिया आपने 1.1 वोल्ट से, तो ये उल्टा रिएक्शन कराना शुरू कर देगी, ये इलेक्ट्रोलिसिस कराना शुरू कर देगी. कॉपर घुलकर कॉपर आयन बनाएगा और जिंक आयंस जमकर जिंक मेटल बनाने लग जाएंगे. अच्छा, तो ऐसा होगा. तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक. ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन्स कहां से फ्लो करते हैं? एक सर्किट से, पानी से इलेक्ट्रॉन लाइन आते हैं. तो अगर हमसे कहा गया कि ये जो सेल है ये बड़ा तगड़ा हो गया, तो यहाँ पे नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन छोड़ रहे हैं. इलेक्ट्रॉन टिंग 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 यहाँ आते यहाँ जाएंगे. अच्छा, कहाँ से आएंगे? इधर से धकेले जाएंगे. तो वो कॉपर से जिंक की ओर आएंगे, कॉपर से जिंक की ओर तार से लगाएंगे. तो सही बात है, ट्रू है, सही बात है, सच होगी. और अगर सेल की एक्सटर्नल वोल्टेज ज्यादा है, जिंक डिसॉल्व्स एट जिंक इलेक्ट्रोड. गलत बात. ना, उल्टा होगा. तो कॉपर विल डिसॉल्व टू फॉर्म कॉपर आयंस एंड जिंक आयंस विल डिपॉजिट टू गिव यू मेटालिक जिंक. ये इनकरेक्ट है और इसी को चुनना था, इसलिए ये सही आंसर है. अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है. अब नहीं रिच सुंदर प्रश्न निकला है. ये आपकी अंडरस्टैंडिंग की परीक्षा एक बार. वाओ, तो बड़ा क्वेश्चन है ये, मेरे को लगता है. आओ करते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन. कैडमियम प्लस मर्क्यूरी सल्फेट प्लस पानी दे रहा है. कैडमियम सल्फेट डॉट गंदगी वाला पानी और पानी और मरकरी. अब इसमें 9/5 काफी गिनोना है देखने में, अरे टेंशन मत लीजिए. द वैल्यू ऑफ E naught सेल इज कितना वोल्ट्स? और कुछ 4.315 वोल्ट्स है एट 25 डिग्री सेल्सियस. अगर डेल्टा H naught दे रखा है, डेल्टा S naught पूछा है. नो, डेल्टा G naught बराबर डेल्टा S naught माइनस T डेल्टा S naught, और डेल्टा G naught बराबर माइनस NF E naught. Therefore पूछा है द स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज इज, तो डेल्टा S naught कितना है? सॉरी, डेल्टा G बराबर डेल्टा H माइनस T डेल्टा S. समझ आता हूं, स्टिक कर लीजिए. पहले डेल्टा S naught विल बी डेल्टा, इसको इधर ले लो, डेल्टा H naught प्लस NF E naught अपॉन T ऐसे आ जाए. गजब. और डेल्टा H naught है माइनस 825.2 किलो जूल पर मोल. NF E naught ये क्या है? N कितने भैया? कैडमियम 0 से गया है +2 में, तो N की वैल्यू है 2. तो N की तो वैल्यू आ गई 2. ध्यान से देखिए, दो इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन हुआ है. F की वैल्यू ये रखी बड़ी गिनौनी 96487500487 पूरी एक्यूरेट दी है. और E naught कितना है? E naught कितना है बाबू? E naught है 4.315. जान ले लो मेरी. मल्टीप्लाई करो इन सबको मल्टीप्लाई करके आएगा कि भाई कितने जूल्स पर मोल हैं. 2 into 96487 into 4.315 जूल्स पर मोल. ऐसा आ जाएगा. ठीक है ना. और जो भी है तो इच्छा ये डिवाइड भी होगा T से अपॉन T. टेंपरेचर कितना है? 298. और यहाँ पे कितना है? इसको डिवाइड करो तो 298 से प्लस ये सारी गंदगी जो भी आ रही है NF E naught अपॉन T. और वैल्यू यहाँ पे तो बड़ी नीट एंड क्लीन की हुई है. ये कैसे होगा? आइए इसी को संभव बनाने की कोशिश करते हैं. कैसे? लेट्स सी, देखते हैं. और जैसे ही इसमें आगे बढ़ते हैं, दिस इज अराउंड, आप कैलकुलेट करिए, दिस इज 832.5 के आसपास आ जाएगा प्लस में. तो 32.5 में से 25.2 आप कम कर रहे हैं, दैट इज 7.3 बाय किलो जूल्स पर मोल बाय 298. इसको अगर आप देखें तो दिस इज 7300 जूल्स पर मोल केल्विन 298. लगभग कितना वर्कआउट करेगा? दिस 24 पॉइंट समथिंग, विच इज क्लोज टू 25. इज द आंसर. dirty, very dirtiest calculations. ठीक है भाई, ऐसा है. कंसेप्ट देखिए आप, क्यों टेंशन हो हमको, मतलब यार क्या टेंशन ले रहे हो. If the standard electrode potential for a cell is 2 volts at 300 Kelvin, अच्छा, the equilibrium constant for the reaction is approximately now delta G naught बराबर minus NF E naught बराबर minus RT ln K. तो K और E naught में ताल्लुक है? जी हाँ बिल्कुल है. E naught बराबर
RT upon NF ln K, तो E नॉट आ गया RT upon NF ln K। हाँ जी, अब E नॉट कितना है 2, वैल्यूज देखिए खूबसूरत, E नॉट है 2, R की वैल्यू देखिए पूरा 8 मानो बेशक में से 8 जूल्स पर मोल केल्विन इनटू T कितना है 300 केल्विन, जब अपॉन N कितना है 2 है और F कितना है 96000, उन्होंने कहा ऐसे ही मान लो, खतरनाक चीजें कूलम पर मोल ऐसे माना है, देखिए केल्विन के सब काट डालिए, ठीक, ln K ऐसा आ गया, दिस लुक्स वेरी नीट राइट, है ना, और काट पीट करके देखिए क्या आता है, दिस कम्स आउट टू बी 2 0 उड़ा दीजिए और 2 सा, ठीक है, तो ये आ जाएगा 6 या ln K बराबर 960 अपॉन 6 which is 160, तो K is e to the power 160, अरे वाह, e to the power 160 huge number, मस्त, this is correct, एक और अब देखिए न्यूमेरिकल कैलकुलेशन कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई बड़ी चीज है, तो प्रैक्टिस करिए आ जाएगा, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड पोटेंशियल इन वोल्ट्स फॉर द सेल इन व्हिच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस, फेरस प्लस Ag प्लस दे रहा है फेरिक प्लस सिल्वर, गिवन दैट E नॉट ऑफ Ag प्लस Ag इतना x फेरस टू आयरन है y और फेरिक आयरन है z, x y और z के टर्म्स में हमको निकालना है सेल पोटेंशियल, कैसे निकालना, हम कहेंगे E नॉट सेल is E naught of Ag plus to Ag, which is x as RP value. E naught of cathode minus E naught of anode, which is Fe3 plus to iron का negative. ये फेरस को ऑक्सीडाइज किया फेरिक में, नेगेटिव को रिड्यूस किया फेरस। ठीक, तो ये वैल्यू रखिए x डायरेक्ट। अब फेरिक टू फेरस डायरेक्ट लिखा, कैसे निकालेंगे? एक है फेरिक से फेरस और एक है फेरस से आयरन। यहाँ n है 1, यहाँ n है 2। सीधे देखेंगे n है 3। ठीक है, ऐसा भी वैल्यूज रखी है, पता नहीं, ये तो नहीं पता। फेरस टू आयरन रखी है y और फेरिक टू आयरन रखी है z, तो z इज इक्वल टू मान लो w है, तो 1 into W plus 2 into Y upon 3, ये Z है, therefore W is 3Z minus 2Y, W is 3Z minus 2Y, ये क्या है? ये है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फेरिक से फेरस का, 3Z minus 2Y, तो दिस इज x minus 2Y plus 3Z, ये आ जाएगा E नॉट सेल, बड़े प्यार से निकाला है, वही चीजें हल्का सा घुमाया है, x y z कर दिया, सुंदर सरल प्रश्न है, ऐसा क्या गया? x minus 2Y plus 3Z, अच्छा नहीं, माइनस में लिखना हो, क्षमा चाहता हूँ, ये ऐसा है, नेगेटिव करके रखोगे तो ये, दिस इज व्हाट यू विल गेट, x plus 2Y minus 3Z, ऐसे, डन, चलो। The standard reduction potentials for zinc ions to zinc, nickel ions to nickel, and ferrous to iron are tan respectively. अच्छा, ठीक है, गंदे क्वेश्चन, देखने में बड़े कंफ्यूजिंग लगते हैं, लेकिन है नहीं। कोई एक मेटल लिया और कोई दूसरा मेटल आयन लिया। कब ऐसा होगा कि मेटल आयन रिड्यूस होकर मेटल बन जाए और मेटल ऑक्सीडाइज होकर मेटल आयन बन जाए? ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का क्वेश्चन है। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का क्वेश्चन है बच्चों, आप देखें उस सीरीज में क्या होता है। सीरीज में अगर आपको याद हो, ऐसे हम लगाते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसआरपी वैल्यूज को, तो उसमें देखेंगे -0.23 के नीचे -0.44 के नीचे -0.76 आएगा। ये क्या है? ये है निकल आयंस टू निकल, फेरस टू आयरन एंड जिंक आयंस टू जिंक। ये आ गई आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। हाँ जी, और उसमें हमें याद भी है कि जो मेटल नीचे हैं वो ऊपर वाले मेटल आयंस को डिस्प्लेस कर देंगे, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और दूसरों को रिड्यूस कर देंगे। बात तो सही है, यहाँ पे तो बस यही है। अच्छा, ऐसा है। तो क्या होगा बाबू? तो उसमें ये होगा कि जो ऊपर है निकल आयंस ना, यहाँ पे क्या है? Y रिड्यूस हो रहा है और X ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो X शुड बी बिलो Y। Y ऊपर होना चाहिए, X नीचे। अच्छा, X नीचे होना चाहिए, तो X निकल नहीं हो सकता। ये निकल तो सबसे ऊपर, ये तो नीचे नहीं सकता, तो X जो कि हाँ X नीचे होना चाहिए था, तो ये निकल तो नहीं हो सकता। अगर वो आयरन है तो Y को निकल आयन होना पड़ेगा। अगर वो आयरन है तो Y को निकल आयन होना पड़ेगा जो उसके ऊपर है, ये भी नहीं है। अगर वो जिंक है तो निकल आयन या फेरस आयन कुछ भी हो सकते हैं, निकल चलेगा। प्लीज आंसर क्या कंफ्यूजन करते हो तुम? ऐसा होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, जो मेटल्स नीचे हैं वो मजे से ऑक्सीडाइज होते हैं और ऊपर वाले मेटल आयंस को रिड्यूस कर देते हैं। ये कॉन्सेप्ट है और हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के ऑर्डर को लगा दिया, सॉल्व कर दिया। Given the equilibrium constants Kc for the reaction copper plus silver ions, then copper ions plus silver is 10 into 10 to the power 15. Result. Calculate the E naught cell of this reaction at 298 Kelvin. अच्छा, कैसे करें? क्या करें? ये दे रखा है Kc और E naught. Now delta G naught बराबर minus NF E naught बराबर minus RT. यहाँ कितनी बात बोल लिया? वो सीख लो ना बेटा ना. Therefore E naught cell is RT upon NF ln K. पता है RT? RT which is 2.303 RT upon F NF log of this 10 of K, which is 0.059 upon n log 10 K. n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू 2 है। Therefore, E naught cell is 0.059 upon 2 log to the base 10 of K. K is 10 into 10 की power 15 into 10 की power 16. तो 0.059 into 8. क्या हुआ? ये आ जाएगा 16/2। अच्छा, ये कितना जाएगा? अब मल्टीप्लाई कीजिए, 0.06 होता तो 6 × 40 तो 0.04, 0.48 के आसपास आता है। 0.48 से थोड़ा सा कम, 0.47 वोल्ट्स। बढ़िया है, एकदम बढ़िया। कितने मिली वोल्ट्स है ना, इतने वोल्ट्स है, ऐसा है। हाँ, ठीक कर रहे हो, मजा आ रहा है। ये तो कैलकुलेशन पहले तो पीड़ा हुई थी, अब तो हो रहे हैं हमसे। प्रैक्टिस करनी है। मैं कैलकुलेशन कराऊं तो मेरे से आप करोगे, आपसे जाएंगे 10 20 25 50 क्वेश्चन लगाने, प्रैक्टिस हो जाएगी बस भाई। फर्स्ट रिएक्शन इन्वॉल्विंग 2 इलेक्ट्रॉन चेंज, यानी कि n बराबर 2 है। E naught cell is found to be 0.295 volts at 25 डिग्री सेल्सियस और K पूछा है। गजब कर दिया भाई, चीजें बार-बार कथा जाए फिर दोहराई। E naught is 0.0591 upon n log the base 10 of K। और E naught कितनी बाबू, यानी कि हो गया 0.295 into 2 upon 0.0591 बराबर log the base 10 of K। ये आ गया जी। और 0.0591 एक बार 295 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 19 590। अरे वाह, 590 591 में ज्यादा अंतर नहीं है।
अच्छा, क्या बोलना चाहते हो तुम? मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर इसको कैंसिल कर देंगे तो ये 0.2 टाइम्स आ जाएगा। अच्छा, 2.2 जाता है 10, तो क्या हो जाता है 10 की पावर 10, 10 10 10, नहीं सॉरी, क्या पूछा है 10 की पावर 10, दिस द आंसर इंडीड, दिस द आंसर, फैसिनेटिंग। तो जोश आ गया, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक निरंतर करेगा तो चलिए अगला देखते हैं। इन अ सेल दैट यूटिलाइज द रिएक्शन जिंक प्लस OH प्लस Zn2 प्लस H2, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू कैथोड कंपार्टमेंट विल, कैथोड में क्या हो रहा है? देखो कैथोड में होता है रिडक्शन और जिंक से हो रहा है ये ऑक्सीडेशन, तो जिंक है एनोड, ये है कैथोड, ये है कैथोड और कैथोड में H प्लस है कैथोड, और आप उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो आप कैथोड में H प्लस और बढ़ा रहे हैं, आप कैथोड में H प्लस और बढ़ा रहे हैं, तो इससे सेल की वोल्टेज बढ़ेगी, ऑफ कोर्स बढ़ाओगे रिएक्टर। इफ यू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, E increases, सेल की वोल्टेज बढ़ जाएगी। ये शक्ल के सिग्नल्स भी काम करते हैं। अच्छा, एंड इफ यू डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, EMF ऑफ सेल डिक्रीजेस। ओके, इफ यू डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स हटा लिए तो और फॉरवर्ड जाएगा और जमकर रिएक्शन होगा, E increases, एंड इफ यू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, EMF ऑफ सेल, बिल्कुल रिलेशन है, बिल्कुल जैसा ही है। और यहाँ पे नर्व्स इक्वेशन के माध्यम से आता है, आप देखिए तो बिल्कुल ट्रिक है, मैं यूज करता हूँ, कांसेप्ट है, मैं यूज करता हूँ, बगैर कैलकुलेशन के काम होता है। H प्लस रिएक्टेंट था, हमें बढ़ा दिया कंसंट्रेशन तो क्या होगा, और जम के रिएक्शन होगा, वोल्टेज बढ़ जाएगी। It increases E cell, lower है, lower ना, increase, yes, increase इस बात की। जब ज्यादा रिएक्शन होगा और फॉरवर्ड जाएगा, हाँ, it shifts the equilibrium to the right, right choice, it shifts the equilibrium to the right, C is the answer, yes, C is the answer, there we are. For an electrochemical cell, tin plus stannous giving you Pb2 plus Pb, the ratio of stannous to plumbus when this cell attains equilibrium is, अब देखते हैं, at equilibrium क्या होता है, at equilibrium, E cell is equal to 0, E cell बराबर 0, and अगर ऐसा है तो हमें तो सेल का नर्व्स इक्वेशन पता है आपको, ये क्या होती है, एक ऐसी जनरल इक्वेशन है कि अगर आपके पास सारे कंसंट्रेशन स्टैंडर्ड 1 मोलर या 1 मोलर नहीं है और आपको सेल की वोल्टेज निकालनी है तो आप इसकी मदद से निकाल सकते हैं। नर्स महाराज बोल गए थे ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF ln Q, आखिर Q ऐसा बोल गए थे। समझिए इसको लोग अलग ग्रुप में लिखा है, खैर नर्स ये बोल के बेचारे बताते हैं। अब हमारा जो सेल है, एक बार सेल रिएक्शन है क्या, देखिए सर यहाँ क्या है, ये एनोड है और ये कैथोड है। तो एनोड में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, टिन दे रहा है स्टैनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, कैथोड में क्या है, रिडक्शन, प्लम्बस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है लेड, जोड़ दीजिए, टिन प्लस लेड आयंस दे रहे हैं, टिन क्षमा चाहता हूं, दे रहे हैं टिन आयंस प्लस लेड। तो क्यू क्या है, क्यू है कंसंट्रेशन ऑफ स्टैनस बाय कंसंट्रेशन ऑफ प्लम्बस, ये है। तो पावर की मदद मैं आपको दिखा सकूं कि आखिर क्यू ये है, आखिर क्यू है ये, ऐसे है ठीक है ना। हां चल रहा है, ऐसे बोला करो, सब दिखा करो, मजा आता है, देखते देखिए ना। अब ई नॉट सेल क्या है बेटा, ई नॉट सेल है ई नॉट ऑफ कैथोड, अभी कैथोड कौन है, ये लेड, लेड का कितना है कैथोड का, लेड ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, लेड के आयंस लेड बनाएंगे, तो ये माइनस 0.13 माइनस माइनस 0.14 विच इज प्लस 0.01 वोल्ट्स, ऐसा आ जाएगा। वो जगह सी चिल्लर 0.01 वोल्ट्स जो है ये वोल्टेज है सेल की, ऐसा लगता है, ठीक है। फॉर्मूला लगाओ 0 पर इसी में सब्स्टिट्यूट करें, कलर चेंज करो ताकि आपको लगे कि हाँ ये बात के काम है। अब इसके बाद आ जाओ, ई से 0 माइनस 0.01 माइनस RT अपॉन NF, नाउ RT अपॉन F जो है वो है 0.06 और ln को लॉग कर लेंगे तो 2.03 आ जाएगा अपॉन n की वैल्यू है 2, log to the base 10 of Q, right, therefore log to the base 10 of Q is 0.01 upon 0.03, 0.01 upon 0.03 which is 1 upon 3, sure, so which is 0.3333, तो Q which is anti log of 0.3333, 0.3010 का anti log होता है 2, 0.3333 anti log कितना होगा 2.2 is the answer, is the answer। क्वेश्चन लगता बहुत मासूम रहा था, लग रहा था, पर आप देखो कितने चक्कर चला के आए हैं, इतने चक्कर घुमाया हमको, पहले हमको ई नॉट सेल निकलवाया, फिर ई सेल के लिए एक फार्मूला लिखा, नर्स की इक्वेशन को पाने के लिए हमने पहले पूरे रिएक्शन लिख के Q निकाला, फिर ताकि हमें पता चले Q है क्या चीज, फिर उसमें सब्स्टिट्यूट मारा, फिर कैलकुलेशन करके एंटी लॉग तक लिए, और तब जाके ज्ञान की प्राप्ति हुई, तब जाके सब यूज किया। तो बहुत मजेदार काम, बहुत सारा काम, लेकिन बहुत ही सुखद काम, बेहतरीन, शानदार, मजे से भी मजेदार। एक ही क्वेश्चन में कई सारे बकरे हल कर दिए हमने, चिंता मत करो। Which graph तो correctly relates E cell as a function of concentrations for this cell for different values of m and m dash। ग्राफ बना दिया लोगों ने, डेवियल सेल को लाकर। क्यों क्या होता है डेवियल सेल का, डेवियल सेल का क्यों होता है जिंक बाय कॉपर। तो E cell is E naught cell is 1 minus 0.0591 upon 2 log the base 10 of Q, जिंक आयंस बाय कॉपर आयंस, ठीक। ये पूरी गंध है, इसको हमने काट कह दिया कि x है और E cell y, तो y बराबर माइनस 0.0591 अपॉन 2x प्लस 1.1 mx प्लस c, तो नेगेटिव स्लोप के साथ लाइन, अब बात करें नेगेटिव स्लोप के साथ लाइन होगी, ऐसा आएगा, और y इंटरसेप्ट होगा 1.1 वोल्ट, तो पॉजिटिव में आएगा, नेगेटिव स्लोप के साथ लाइन होगी 1.1, ये कुछ ही कर रहा है, आई लाइक इट, आगे भी सब जो आगे बकवास है। प्लीज द आंसर, इंडीड प्लीज द आंसर, क्या दिमाग की परीक्षा लिया आपने, हम बहुत मालूम आ गया, जल्द लगा नहीं, लेकिन आप देखिए दिमाग को देखिए कुछ नहीं हुआ है, कैसी बात करते हो, बेटी होने कोई बेटी एकदम सादी बात कर रहा हूं मैंने कहा कि मैं नर्स की लिखी, उन्होंने सब्स्टिट्यूट किया। अब अगर उन्होंने खाली इस रेशियो का ग्राफ बनवाया होता तो बहुत ज्यादा जान देती, क्यों लॉग के ग्राफ आप कैसे करते हैं, लेकिन आपने कोई पूरी जिंदगी एक साथ ले ली, तो आ गया इस पूरी चीज को ले लो, तो मान लो ये कुछ भी, मान लो x है, मान लो x है, तो बस ये छोटी सी क्वेश्चन बन गई, y बराबर, और ये y है,
तो y बराबर mx प्लस c स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। ओ तो स्ट्रेट लाइन बन गई। जी हाँ, ये स्ट्रेट लाइन बन गई। अब काम हो गया ऐसे। वेल डन, वेरी वेरी वेल डन। ठीक है। लालच तो क्या है, कमी नहीं होता, पढ़ता रहता, लगता है क्वेश्चन करते जाए। इतना प्यारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इतना मजेदार और काफी अमीर है। जब क्वेश्चन आते हैं सॉल्व भी हो जाते हैं, तो एकदम प्रैक्टिस करना फायदेमंद है, आपको जरूर करनी चाहिए। और कर ले, हाँ करो। इवन विद द फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन इज x, द वैल्यू ऑफ x इज, ये मैं भी बोल लेता फालतू की बात। क्या चलो ई नॉट सेल निकालते हैं। जिंक से जिंक आयंस, पहले तो रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड, which is 1.56 वोल्ट दिया जाए। ई नॉट सेल 1.56 भयंकर है। एंड ई सेल इज ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log to base 10 of q। तो ई सेल क्या है, निकाल लिया अपने को, x है x। ई नॉट सेल 1.56 माइनस, इधर बोला इसको तुम 0.059 मानो, 0.059 मानो, अपॉन n के लिए 2 log to base 10 of q। आखिर q, व्हाट इज q? q अगर आप देखें तो वो होगा जिंक बाय Ag प्लस का स्क्वायर। यहाँ पर बड़ा सवाल करना, ये क्या कर दिया था आपने, बताता हूँ आपको। रिएक्शन लिखना चाहिए, इसका रिएक्शन लिख सकते। कौन है ये? लेफ्ट पर होता है हमेशा एनोड और राइट पर होता है हमेशा कैथोड। जानते हैं हम, तो बस जान जाओ। तो जिंक की ऑक्सीडेशन से बने हैं जिंक आयन और 2 इलेक्ट्रॉन, ये है एनोड, और Ag प्लस इलेक्ट्रॉन खाके बना रहा है Ag, ये है कैथोड। जोड़ो, 2 इलेक्ट्रॉन कट गए, जिंक प्लस 2 टाइम्स Ag प्लस, देयर आर 2 टाइम्स Ag प्लस जिंक आयंस। तो क्या हो जाएगा, ऊपर आएगा कंसंट्रेशन ऑफ जिंक और नीचे आएगा कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस का स्क्वायर। यहाँ से बिटाया है, इस तरह से हमने इस काम को किया है। ठीक है, हाँ ठीक है। चलो अब बाबू देखो, ये जिंक आयंस है, ठीक है। ये कितना है, कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयंस बोला 0.1 मोलर, और सिल्वर है 0.01 की गंदी वाली स्क्वायर, which is 10⁻³ आ जाएगा। सीधा डाउनलोड करो। वाह, 1.56 माइनस 0.059 अपॉन 2 into 3। 0.059 तब तक बड़ा करेंगे, इसको 0.06 कर लो जी यार। 0.06 का आता है 0.03 तो 0.09, 1.56 minus 0.09 which is 1.47। माशाल्लाह। Please the answer? Yes, please the answer. And there we are. Done, 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 done. And this is now getting us close to the end of the session. but एक तो क्वेश्चन करेंगे हम। A depolarizer used in dry batteries is, depolarizer मैंगनीज डाइऑक्साइड ड्राई सेल होता है, वो काम करता है depolarizer। ये बिल्कुल बग डेटा है, it is MnO2, मैंगनीज डाइऑक्साइड, which functions as depolarizer in dry cell batteries। सर ड्राई सेल बैटरीज क्या थी, मैं याद दिला दूं, आपने सेल तो देखा होगा ना जीवन में कभी, हैं? देखा है तुमने, झूठ मत बोलिए, ऐसा दिखता है। उसको लिखा भी होता है, लिखा होगा अलग से, वो छपा हुआ कि भाई कौन सी ब्रांड है, बट इस टाइप का सेल होता है, ड्राई सेल बोलते हैं इसको। एक बार स्ट्रक्चर देख लो। हाँ क्या होता है, इसमें बीचों बीच होती है, ये देखो, ये होती है कार्बन रॉड, जो कि पॉजिटिवली चार्ज जाती है बाद में। बाहर ये होता है, इसके एक ऐसा गिलास जैसा बना लेते हैं, एक बर्तन बना लेते हैं जिंक का, जिसको जिंक कप लिखा है यहाँ है। और बाहर से जिंक देख के आपको अच्छा खूबसूरत न लगे, है ना, तो अंदर से कुछ लीक ना करे, कोई सोल्यूशन बैक ना निकला छेद होने पर, तो बाहर से प्लास्टिक का खोल चढ़ा देते हैं। तो ये प्लास्टिक का जो लाल है, ये प्लास्टिक कैप है। इस प्लास्टिक कैप के अंदर जिंक का कप होता है, और उसके अंदर एक पेस्ट भरा जाता है। अब देखिए, बीचों बीच तो कार्बन की रॉड है, बाहर जिंक का कप है, और बीचों बीच एक घिनौना मिक्सचर है इसका। आप कोयला पीस लेते हैं, कार्बन ब्लैक बोलते हैं, वो लेते हैं, अमोनियम क्लोराइड को पेस्ट बना लेते हैं, और मैंग्नीज डाइऑक्साइड, मैंग्नीज डाइऑक्साइड मैं बताना चाहता हूँ, एक चट्टान मिलती है प्रकृति में, जिसको कहते हैं पायरोल्यूसाइड, और होता है, उसको पीस लेते हैं साफ करके, बस वही है। तो MnO2 और का कोयला तो धरती में से मिल जाते हैं, अमोनियम क्लोराइड खरीदना पड़ता है आपको, लाइक मिक्स कर दीजिए, उसका पेस्ट जो भर दीजिए बैटरी के अंदर, बढ़िया काम करती है, और लोग इसे प्यार से ड्राई सेल ऐसा कहते हैं। अच्छा ऐसा है, जी हाँ ऐसा है। तो एनोड जिंक का कंटेनर होता है, और जो कैथोड है वो ग्रेफाइट की रॉड होती है। अच्छा, बीच की जगह पे NH4Cl और MnO2 बने होते हैं। यहाँ जिंक क्लोराइड बोले, पर जिंक क्लोराइड शुरू में नहीं होता है, जिंक जैसे जैसे ऑक्सीडाइज होता है उससे जिंक क्लोराइड बनता जाता है, वो एक अलग बात है। अच्छा ऐसे, जी हाँ, जिंक के ऑक्सीडेशन से जिंक आयंस बनते जा रहे हैं। और कैथोड पे क्या होता है, कैथोड प्रोडक्शन होता है। आप देखिए अमोनियम आयंस जैसे H+ निकलते रिड्यूस होते जो भी था, पर यहाँ पर क्या हुआ, अल्टीमेटली अमोनियम आयंस की प्रेजेंस में MnO2 +3 में था MnO2 मैंगनीज, वो क्षमा चाहता हूँ, +4 में था मैंगनीज, वो +3 में आ गया है, मैंगनीज रिड्यूस हो रहा है और जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऐसे होता है रिएक्शन। और अमोनियम आयन एक अत्यंत वीक एसिड का काम करते हैं, वो H+ सप्लाई करते हैं और इस रिएक्शन को अंजाम देते हैं। ठीक है, अमोनिया गैस निकलती है, बिल्कुल वो जिंक आयंस के साथ कॉम्प्लेक्स बना के खत्म करती है। हाँ ये सही है, ये सही है, बिल्कुल ठीक है। अमोनिया प्रोड्यूस इन द रिएक्शन फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स विद जिंक आयंस। इंडीड ये वर्किंग है किसकी, ड्राई सेल की। 1.5 वोल्ट के सेल बनते हैं हर जगह, वॉकमैन में, फ्लैश लाइट्स में, पोर्टेबल रेडियो सेट्स वगैरह जो है, इन सब में काम आते हैं। एक रेडी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपको चाहिए तो ड्राई सेल बाहर करवाते हैं, राइट, ठीक है। The correct statement about charging the lead storage battery is, lead storage battery में क्या होता है, lead storage battery में बड़ा अभिनव स्ट्रक्चर है, आप देखिए उसमें क्या है कि बैटरी को देखिए विज्ञापन होता है ना, इसमें अंदर देखिए तो प्लेट्स लगी होती हैं, कुछ प्लेट्स होती हैं लेड की और कुछ लेड की प्लेट्स हैं, तो काफी उसमें छेद और गड्ढे होते हैं, और उन गड्ढों में हम PbO2 का पाउडर लेते हैं और पटाख से एकदम हाई प्रेशर पे उसको प्रेस कर देते हैं, वो चिपक जाता है। ये काम करता है कैथोड का। कैथोड कौन है, वो लेड जो PbO2 के संपर्क में है, कैथोड बनती है, और इसको हम सल्फ्यूरिक एसिड में डुबो देते हैं। अच्छा क्या होता है, होता यह है कि एनोड कैथोड का जब रिडक्शन होता है तो ये बनाता है PbSO4, हाँ जी, और पानी, ये कैथोड का रिडक्शन। और वहीं पर जो सिर्फ लेड की रॉड होती है उसका ऑक्सीडेशन होता है, वो बनाता है PbSO4 इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है एनोड। तो एनोड और कैथोड दोनों पर लेड सल्फेट जमता है, कैथोड प्रोडक्शन से और एनोड पर ऑक्सीडेशन से। बैटरी करंट डिलीवर करती है, बड़ी एफिशिएंट बैटरी, जितनी मार्केट में उपलब्ध है सबसे पॉपुलर। अगर कोई देखे तो लेड एक्यूमुलेटर या कार या बाइक की जो बैटरी है, तो ये इन्वर्टर की बैटरी यही है, लेड स्टोरेज बैटरी। PbSO4 एनोड इज रिड्यूस्ड टू Pb, नहीं एनोड PbSO4 नहीं होता। लेकिन अब ट्रिक देखिए, क्वेश्चन देखिए, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट चार्जिंग, मैंने जो आपको रिएक्शन बताया था वो डिस्चार्जिंग का था, जब बिजली बन रही थी। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ उल्टी गंगा बहा रहे हैं, देखिए बहुत बहुत ध्यान से देखिए, कितनी बदमाशी की बात हो रही है। अगर उल्टा कर देंगे आप, यहाँ देखिए चार्जिंग के रिएक्शन डिस्चार्जिंग के उल्टे होते हैं। तो जब आप सेल से बिजली ले रहे हैं, करंट बाहर बिजली से जोड़कर रिएक्शन को उल्टा करा रहे हैं, तो रिएक्शन ऐसा चलेगा।
अब ये गैल्वेनिक सेल न रह के इलेक्ट्रोलाइटिक बन गया है ड्यूरिंग चार्जिंग। चार्जिंग के दौरान ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बन गया है। अब चूंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बन गया है, तो अब क्या है, आपको क्या मिलेगा? आपको मिल जाएगा PbSO4 से अब यहाँ एनोड पर PbO2 मिलेगा, और क्योंकि अब एनोड कैथोड पलट जाएंगे, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये एनोड बन गया। जो डिस्चार्जिंग में कैथोड था वो चार्जिंग के दौरान एनोड बन जाएगा, एंड वाइस वर्सा। तो दोनों तरफ PbSO4 है, हाँ, एनोड पर वो PbO2 बना रहा है और कैथोड पर लेड। तो PbSO4 एनोड पे क्या बना रहा है? PbO2, ये गलत बात है। कैथोड पे बना रहा है लेड, सही बात है। कैथोड पे नहीं, ये तो गलत बात है, ऑक्साइड बना, ये भी गलत बात है। तो आप देखें, इज द आंसर, यस इज द आंसर, एंड देयर वी आर। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, व्हेन आयरन ऑब्जेक्ट इज प्लेटेड विद tin, tin does not act as sacrificial anode in protecting against corrosion because sacrificial anode कौन होता है? sacrificial सुन लीजिए, फटाफट एक मिनट नाम सुन लीजिए। sacrificial anode देखिए, दिखा भी देखिए लग आएगा। sacrificial anode जो है ये वो चीज होती है भाई, मान लीजिए आपने आयरन के साथ, आयरन का बर्तन था उसके साथ tin को जोड़ दिया, और जब अब जंग लगने की बारी आएगी तो किसमें मजे से ऑक्सीडेशन होगा, जंग लगेगा? जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे है, नीचे कौन है? आयरन। तो क्या tin उसकी रक्षा करेगा? नहीं, उल्टे tin के ऊपर जो ऑक्सीजन आ रही है वो ना मेरे को ऊपर पीट ना जाए ऑक्सीजन, आयरन से तो आयरन को ऑक्सीडाइज करो। सैक्रिफिशियल एनोड तो वो है जो खुद अपना बलिदान देते हैं, वो कहे कि ना ऑक्सीजन तुमको नुकसान मत पहुंचाना, तुम मेरी जान ले लो, मुझे ऑक्सीडाइज कर दो, मेरे इलेक्ट्रॉन छीन लो, मैं ऑक्साइड बनने को तैयार हूं, इसको कुछ मत करना। वो है सैक्रिफिशियल एनोड। tin तो बहुत स्वार्थी है, tin के पापा जी तो आयरन ही है, आयरन कहेगा मैं ऑक्सीडाइज होऊंगा, tin को छोड़ दो। तो आयरन वुड रादर फंक्शन एज अ सैक्रिफिशियल एनोड, लेकिन आयरन को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। तो tin does not act as sacrificial anode. Why? Because tin is above iron in electrochemical series. Tin is less reactive than iron. Tin is less reactive than iron. Iron is more reactive, and that is why sacrificial anode नहीं बनता।